पुस्तक 38 अध्याय 11 जंजीरदार हथियार। तुम्हारी यात्रा में मदद करना तो मामूली बात है, हेगेमॉन थंडरस्टार ने कहा। 16 रियल्मवर्स गठबंधन के हेगेमॉन और सम्राट फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स तक सबसे पहले पहुंचने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ में थे। यही वजह थी कि उन सभी को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। सामान्य कीमतों के हिसाब से स्काईवुल्फ क्षेत्र से फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स तक की लंबी दूरी तय करना काफी महंगा होने वाला था, लेकिन लॉर्ड वुल्फ जैसे व्यक्ति के लिए ये कुछ भी नहीं था, जिसने अनगिनत लोगों का नरसंहार और लूटपाट की थी। सभी काले सम्राटों, इकट्ठा हो जाओ और मेरे साथ चलो, लॉर्ड वुल्फ ने आदेश दिया। हम फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स में उस रियलमशिप को लेने जा रहे हैं। स्वीकार किया गया। चलो उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। कुल 9 गोमेद मानवरूपी प्राणी माउंट डून से उसके बगल में उड़कर आए। अपने सर्वोच्च नेता लोनली किंग के अलावा आइसपीक आर्मी में कुल मिलाकर केवल 3 सेनापति थे। ये तीनों सेनापति कुल 12 ब्लैक एम्परर्स की कमान संभालते थे। आमतौर पर प्रत्येक सेनापति के साथ 6 ब्लैक एम्परर्स होते थे। बाकी 6 को कैओसवर्स में गश्त करने के लिए 2 दस्तों में नियुक्त किया जाता था। जैसे ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती, उन्हें तुरंत आकर अपने सेनापति को इसकी सूचना देनी होती थी। तीनों सेनापति और लोनली किंग एक ही तरीके से काम करते थे। उनके कुछ सैनिक उनके साथ होते थे और बाकी लंबे समय तक कैओसवर्स में गश्त करते रहते थे। इससे ये सुनिश्चित होता था कि आइसपीक आर्मी का एक मजबूत सूचना नेटवर्क हो और वह कैओसवर्स में होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना में कम समय में शामिल हो सके। इस बार लॉर्ड वुल्फ के साथ गश्त कर रहे 3 वापस लौटे ब्लैक सम्राट और उनके 6 निजी ब्लैक सम्राट थे, जिससे कुल 9 ब्लैक सम्राट हो गए, 1 स्वर्ण सम्राट और 9 अश्वेत सम्राट। इतनी बड़ी ताकत फ्लेमड्रैगन क्षेत्र में 10 बार नरसंहार करने के लिए पर्याप्त है। हेजेमोन थंडरस्टार ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं तो बस उन्हें भेजकर थोड़ा सा खजाना कमा रहा हूँ। अगर मैं मना भी कर दूं तो भी दूसरे हेजेमोन मदद के लिए तैयार होंगे। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम एक डाउलॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन तुमने आइसपीक सेना को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन दूसरी बड़ी शक्तियाँ तुम्हारे जैसा व्यवहार करने को तैयार नहीं थीं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। हेजेमोन थंडरस्टार आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा जैसे इस प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड की जिंदगी का अंत उसे नजर आ रहा है। सभी स्वर्ण सम्राट अदरवर्स लॉर्ड के स्तर की शक्ति के थे। 9 अश्वेत सम्राटों का एक साथ काम करना भी अदरवर्स लॉर्ड के बराबर शक्ति का था। फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स इस स्तर की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? फ्लेमड्रैगन रियल्मवर्स हमेशा की तरह शांत रहा। निंग ने यह बात सार्वजनिक नहीं की कि उसने आइसपीक आर्मी के 3 ब्लैक सम्राटों का सामना किया था। इसका कोई मतलब नहीं था। हेगेमॉन ब्राइटशो और बाकी लोग किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्हें इस बारे में परेशान न करना ही बेहतर था। आतंक स्टाजिया जेडफायर क्षेत्र डार्कनॉर्थ 20 लाख साल हो गए हैं। आइसपीक आर्मी किसी भी पल आ सकती है। इन संरचनाओं को तोड़ने में तुम्हें और कितना समय लगेगा? दुबला पतला बूढ़ा हेगेमॉन अज़ूरफाइंड गहरे काले पत्थर के फर्श पर कमल की मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैं अभी समय का अंदाजा लगा रहा था। निंग फ्लेमविंड गॉड की पीठ पर खड़ा था और अपने सामने की काली जंजीरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे ठीक से पता नहीं था कि इन संरचनाओं को तोड़ने में मुझे कितना समय लगेगा। मुझे लगा था कि यह काफी तेज होगा, लेकिन मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। अधीर मत हो और आराम करो। आइसपीक सेना अभी तक पहुंची भी नहीं है। जब तक वे जेडफायर क्षेत्र में पहुंचेंगे, मैं पहले उनकी सुरक्षा का इस्तेमाल करके उन्हें काफी देर तक बांध कर रखूंगा। हम लॉर्ड वुल्फ की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि वह एक स्वर्ण सम्राट हैं और काले सम्राटों का एक पूरा समूह उनकी सेवा में है। तुम्हारे धधकते रास्ते उनकी जैसी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। हेगेमॉन अज़ूरफिएंड ने जल्दी से कहा, क्यों न हम अभी जेडफायर क्षेत्र छोड़ दें? जब तुम पूरी तरह से संरचनाओं में निपुण हो जाओ तो हम यहाँ लौट सकते हैं, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे और भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जरा देखो तो सही, तुम कितने घबराए हुए हो। तुम एक हेजेमोन हो। निंग ने अपना सिर उठाकर हेजेमोन अज़ूरफाइंड की तरफ देखा। तुम तो बुरी तरह डरे हुए लग रहे हो। मैं बस सतर्क रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अज़ूरफाइंड ने तुरंत जवाब दिया। चिंता मत करो, जलते हुए रास्ते उन्हें मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी गति जरूर धीमी कर देंगे। निंग मुस्कुराया, जब मैं जलते हुए रास्तों में हूँगा तो बिना किसी रुकावट के चल पाऊंगा। मैं उन्हें आसानी से झटककर अपनी मर्जी से भाग सकता हूँ। निंग ने अब ऑज़रेफिएंट पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना सारा ध्यान अपने सामने काली जंजीरों को ढंकने वाली अनगिनत संरचनाओं पर केंद्रित कर दिया। हालांकि उसने ये सब बहुत पहले ही याद कर लिया था, लेकिन जब उसने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा और देखा कि कैसे ये संरचनाएं बदलती और प्रवाहित होती हैं, तो इससे उसे कुछ मदद मिली। समय बीतता जा रहा था। अज़ूरफिएंड इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ये एहसास कि आइसपीक आर्मी किसी भी पल आ पहुंचेगी उसे काफी असहज कर रहा था। दरअसल यहाँ यूं ही इंतजार करने से तो मौत से लड़ना ही बेहतर होगा, अज़ूरफिएंड बुदबुदाया। पास में खड़े वाइटथॉ ने कहा, मेरे मालिक भी आपकी तरह चिंतित नहीं हैं। तुम? अज़ूरफाइंड ने उसे घूरा। हाँ, वह तो पूरी तरह से अपनी फॉर्मेशन पर ध्यान लगाए हुए है, जबकि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। जाहिर है मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। साफ कहूं तो तुम काया हो, तुम डरे हुए हो। वाइटथॉ ने अज़ूरफाइंड की तरफ एक नजर डाली। नादान गोलेम, मेरी खिल्ली उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अज़ूरफाइंड ने उसे घूर कर देखा। वाइटथॉ ने अपना मुंह बंद कर लिया। अज़ूरफाइंड की कोई परवाह नहीं की। अज़ूरफाइंड इतना गुस्से में था कि उसके दांत दुखने लगे। वाइटथॉ ने बस निंग के आदेशों का पालन किया और अज़ूरफाइंड की जरा भी परवाह नहीं की।
एज्योरफाइंड गोलेम का कुछ नहीं कर सकता था। वह लड़ाई में व्हाइट थॉ पर पूरी तरह से हावी हो सकता था, लेकिन वह व्हाइट थॉ को घायल नहीं कर सकता था। निंग का असली शरीर और प्राइमल ट्विन दोनों ही अपने ध्यान में लीन थे। अनगिनत रचनाएं उनके मन में कौंध रही थीं, लगातार घूम रही थीं और आपस में विलीन हो रही थीं। फिर कुछ रचनाएं गायब हो जातीं और उनकी जगह दूसरी रचनाएं ले लेतीं। संरचनाओं की कला मुख्यतः दृश्यावलोकन और भविष्यवाणियों पर निर्भर करती थी। यही कारण था कि संरचनाओं का दांव पौराणिक रूप से जटिल था। संरचनाओं के दांव के माध्यम से हेजेमोन बनने में सक्षम कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से सामान्य हेजेमोन की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लेता था। फुसफुसाहट। अनगिनत आकृतियां बार बार बदल रही थीं। अचानक एज्योर फ्लावर एस्टेट में काले वस्त्र पहने निंग और जेटफायर दायरे के छिपे हुए कमरे में सफेद वस्त्र पहने निंग दोनों ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें चौंकाने वाली रोशनी से चमक रही थीं। मैं समझ गया, निंग ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज दबी हुई उत्तेजना से भरी हुई थी। ये सिथे बुजुर्ग वाकई अद्भुत थे। वे वाकई इस तरह से संरचनाओं का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। हालांकि मेरे पास संदर्भ के लिए सिथे की सभी तकनीकें थीं, फिर भी मुझे इन संरचनाओं को समझने और हल करने में बहुत लंबा समय लगा। निंग जितना ज्यादा सिथे पर शोध करता, उतना ही ज्यादा प्रभावित होता। हालांकि वह उस समय सिर्फ संरचनाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिथे इतने दुस्साहसी थे कि उन्होंने सभी साधक सभ्यताओं को गुलाम बनाने की कोशिश की। कैसा है? दूर बैठा अजूरफिएंट झपकी ले रहा था। उसने आंखें खोलीं और निंग की तरफ देखा। उसकी निगाहों में उत्साह की झलक थी। क्या तुमने इसे हल कर लिया है, मास्टर? व्हाइट थॉ ने भी निंग की ओर देखा। मुझे लगता है कि मेरे पास है। निंग ने सिर हिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास है? एज्योरफिएंट ने उसे घूर कर देखा। मेरे मानसिक दृश्य सही होने चाहिए, लेकिन मुझे उन्हें वास्तव में आजमाना होगा। निंग ने एक गहरी सांस ली, जिससे 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं और उसका आभामंडल काफी शक्तिशाली हो गया। उसकी सभी 6 भुजाएं आकार में बड़ी हो गईं और एक साथ 6 काली जंजीरों तक पहुंच गईं। निंग के 6 हाथों की हर उंगली क्रिस्टल जैसे रंग की हो गई जब उसने उनसे हस्त मुद्राएं बनाईं। उसकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से एक साथ आकर कई आकृतियां बनाने लगीं। उसकी 6 हथेलियों के आसपास की आकृतियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में विलीन होने लगीं, मानो कोई अद्भुत तंत्र परतों में एक साथ आ रहा हो। फिर निंग के 6 हाथ अलग हो गए और 6 अलग अलग जगहों पर काली जंजीरों को छूने लगे। कुछ धीरे धीरे हिले, कुछ तेजी से, लेकिन इस लय में एक खास प्राकृतिक सुंदरता थी। खट खट। काली जंजीरों में से एक के हिलने पर खड़खड़ाहट की एक श्रृंखला हुई। काली जंजीरों में कुछ बदलाव आने लगे, आकार में काफी मोटी हो गईं। मोटी काली जंजीरें एक दिशा में फैलने लगीं और फ्लेमिंग गॉड के पैर के साथ साथ चलने लगीं। खट खट। पैर को ढंकने वाली काली जंजीर अचानक फैल गई और फिर स्वाभाविक रूप से बाकी जंजीरों से अलग हो गई। ऐसा होते ही दूसरी काली जंजीर भी फैलने लगी। सभी 6 काली जंजीरें एक दूसरे को प्रभावित करती हुई प्रतीत हो रही थीं। अंत में ज्वालापंख देवता को कैद करने वाली सभी 6 जंजीरें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग होने लगीं। इधर आओ। निंग ने अपने 6 हाथों से हाथ बढ़ाया। उसकी क्रिस्टल जैसी उंगलियां एक बार फिर 6 अलग अलग जगहों पर 6 जंजीरों को थपथपा रही थीं। फुसफुसाहट, 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 फुसफुसाहट। सभी 6 काली जंजीरें अपने खाली लंगर से मुक्त होकर निंग की ओर उड़ गईं। निंग ने 3 सिर, 6 भुजाएं तकनीक को हटा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे सभी 6 जंजीरें बहुत ही बारीक और नाजुक हो गईं और वे कंगन की तरह उसकी बांह के चारों ओर आज्ञाकारी ढंग से लिपट गईं। यह एक अनमोल खजाना है, एक अनोखा हथियार जिसका इस्तेमाल सिथे युद्ध में करते थे। निंग मुस्कुराया। एक बार ये जंजीरें किसी के चारों ओर लिपट जाएं, तो वे उसे पूरी तरह से दबा सकती हैं। यहाँ तक कि कैओस प्रिमोडियल्स को भी ये दबा सकती हैं। बहुत संभव है कि ऑटोक स्तर से नीचे की शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति जो इनके जाल में फंस जाए, वह मुक्त नहीं हो पाएगा। हालांकि निंग ये भी जानता था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि जंजीरों को यूं ही अपने चारों ओर लिपटने दे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। निंग ज्वालामुखी भगवान की पीठ से कूदकर उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उसके एक पंजे पर हल्की सी लात मारी। अरे! निद्रालु ज्वालापंख देवता ने अपनी विशाल धुंधली आंखें खोलीं और सामने खड़ी उस छोटी सी श्वेत वस्त्रधारी आकृति को घूरने लगा। कुछ उदास होकर उसने कहा, गुरु, मैं अभी भी सो रहा हूँ। जब आप संरचनाएं तोड़ दें तो मुझे बुला लीजिएगा। पुस्तक 38, अध्याय 12, ज्वालापंख वाले देवता का अवतरण। जी निंग मन ही मन मुस्कुराए। तुम तो अराजकता के आदिमानव हो, पर तुम तो बस खाते पीते और सोते रहते हो। तुममें जरा भी गंभीरता नहीं है। जल्दी उठो। क्या तुमने देखा नहीं कि जंजीरें गायब हैं? निंग ने सिर हिलाया। जंजीरें चली गईं। फ्लेमिंग गॉड की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर अपने दोनों पंखों को देखा, फिर अपनी बगल से नीचे की ओर देखकर अपने 4 छोटे पैरों को देखा। हा हा हा, वे चले गए, वे सचमुच चले गए। वे शापित जंजीरें आखिरकार चली गईं। ज्वालापंख देवता उछल पड़े, उनका विशाल शरीर उत्साह से कांप रहा था। मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस गया था। मैं अपना आकार या रूप भी नहीं बदल सका, नहीं खाने के लिए कुछ अच्छा पा सका। आपके आने से पहले मुझे अच्छा खाना नहीं मिला था, गुरु। ये बहुत कष्टदायक था। अब आहा, फ्लेमिंग ने अपना सिर उठाया और खुशी से हंसा। उसकी हंसी उस छिपे हुए कमरे में गूंज उठी, जिससे निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ तीनों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। उसकी हंसी वाकई बहुत जोरदार थी। बदलो! फ्लेमिंग जोर से चिल्लाया। फुफ! उसका विशाल और पंखों वाला शरीर तुरंत निंग और अजूरफाइंड के आकार का हो गया।
वह बस थोड़ा लंबा और बहुत गोल मटोल था। उसकी त्वचा लाल थी और उसकी आंखें कुछ खाली सी थीं, मानो वह इतना चतुर न हो। उसका आभामंडल पूरी तरह से संयमित था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी के लिए जरा भी खतरा है। वाह, मुझे मानव रूप धारण किए हुए युगों हो गए। यह अच्छा लग रहा है। उन साधकों या सिथे में से कोई भी मुझे इस तरह पहचान नहीं पाएगा। फ्लेमिंग ने आत्मसंतुष्ट होकर अपनी पीठ कई बार हिलाई। अपने सामान्य रूप में वह एक विशाल पंखों वाले विशाल भालू जैसा था जिसे अपने पंख फैलाना बहुत पसंद था। मानव रूप में उसे स्वाभाविक रूप से अपनी पीठ हिलाना पसंद था। मानव रूप, उत्सुकता से निंग ने पूछा। फ्लेम्यूइंग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आमतौर पर अपना अधिकांश समय मानव रूप में बिताते हों? यह सही है। फ्लेमिंग ने सिर हिलाया। मैं अपने असली रूप का इस्तेमाल सिर्फ तभी करता हूँ जब मैं महाअंधकार में भटक रहा होता हूँ। इससे मुझे तेजी से यात्रा करने में मदद मिलती है। जब मैं किसी रियलम्स में पहुंचता हूं तो कभी कभी मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं पूरी चीज खा जाता हूं। हालांकि ज्यादातर समय मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि रियलम्स में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो स्वादिष्ट नहीं होती। निंग के मन में अचानक एक विचार आया। जन्म और मृत्यु, विनाश और सृजन, ये कैओसवर्स की प्राकृतिक लय का एक रूप था। कैओस प्रिमोडियल्स में बच्चों जैसी बुद्धि थी जो उन्हें कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों के लिए अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग करने का एक आदर्श साधन बनाती थी। शक्तिशाली साधकों के पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत दाव हृदय होते थे जिससे कैओसवर्स के लिए उनका मार्गदर्शन करना बहुत कठिन हो जाता था। हालांकि एक कैओस प्रिमोडियल का मार्गदर्शन करना कहीं अधिक सरल था। जब उन्हें अचानक खाने की तीव्र इच्छा होती तो वे पूरे लोकवस खा जाते। यिन यांग संसार चक्र जैसे प्राकृतिक विनाशकारी खगोलीय पिंड भयावह थे, लेकिन उनके जन्म में समय लगा। यहाँ तक कि अराजकता ब्रह्मांड को भी उन्हें बनाने में समय लगा, और कई अन्य कारकों की भी। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लेम ड्रैगन रियलम्स को यिन यांग संसार व्हील्स से खतरा है। लेकिन ऑटोप्स हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें कैओसवर्स से प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। फ्लेमिंग ने आगे कहा, जब मेरा रियलम्स खाने का मन नहीं होगा तो मैं चुपके से इंसानी रूप धारण कर लूंगा। कोई भी मेरे असली रूप को नहीं जान पाएगा और मैं आराम से उस रियलम्स में अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन ढूंढता रहूंगा। एहे, जब भी मैं गलती से अपनी असली पहचान बता दूंगा मैं तुरंत वहां से खिसक जाऊंगा। जब शक्तिशाली साधक आसपास दिखाई देते हैं तो मैं उन्हें भांप लेता हूँ। यह एक तरह का पूर्वज्ञान है और मैं तुरंत वहां से खिसक जाता हूं ताकि वे मुझे ढूंढ न पाएं। फ्लेमिंग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। निंग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत कम लोगों का सामना कैओस प्रिमोडियल से हुआ होगा। दुर्भाग्य से पिछली बार मुझे खतरा आभास हुआ और मैं तुरंत भाग गया, लेकिन सिथे फिर भी मुझे पकड़ने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फ्लेमिंग गॉड ने दांत पीस लिए। अगर मुझे फिर कभी कोई सिथे दिखा तो मैं उसे जिंदा खा जाऊंगा। सिथे का सफाया बहुत पहले ही हो चुका था। अगर उनमें से कुछ अभी भी बचे भी होते तो तुम्हें उन्हें मारने का मौका नहीं मिलता। तानाशाह बहुत पहले ही दखल दे चुके होते। निंग ने कहा। ठीक है, अब जब सेनाएं टूट चुकी हैं तो तुम जाने के लिए आजाद हो। आओ मेरे साथ मेरे वतन की सैर पर चलो। ठीक है। फ्लेमिंग का लाल चेहरा उत्साह से भर गया। मैं अभी जाना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया रियलम्स गए बिना। पास के अज़ूरफाइंड और व्हाइट थॉ दोनों ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। यह वाकई किसी बच्चे से बात करने जैसा था। फ्लेमिंग ने अज़ूरफाइंड और व्हाइट थॉ की तरफ एक नजर घुमाई। अचानक फ्लेमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी तरफ बढ़ गया। वह जल्द ही अज़ूरफाइंड के पास पहुंच गया जो उसे हैरानी से घूर रहा था। अरे डकार! फ्लेमिंग ने अचानक अपने पिछले हिस्से से हिगेमॉन अज़ूरफाइंड को एक तरफ धकेल दिया। आज से फ्लेमिंग ने अपने मोटे हाथ से अपनी छाती पर थपकी दी। मैं मालिक के नौकरों का सरदार हूँ। व्हाइट थॉ, तुम दूसरे नंबर पर हो और तुम्हारा क्या कहना है? तुम बदसूरत बुड्ढे, तुम तीसरे नंबर पर हो। क्या बकवास है? एजोरफिएंट तुरंत चिढ़ गया। फ्लेमिंग गॉड एक बच्चे जैसा था लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उसका उससे ऊपर होना एक बात थी, लेकिन सिथे प्रोटेक्टर गोलेम भी उससे ऊपर क्यों था? क्योंकि मैंने ऐसा कहा था और क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फ्लेमिंग ने अज़ूरफाइंड की तरफ एक नजर डाली। मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे मुझे देखने के तरीके से ही बता सकता हूँ कि तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। मैंने अनगिनत लोक विश्वों का दौरा किया है और अनगिनत साधकों को देखा है। मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नापसंद। व्हाइट थॉ तुमसे कहीं बेहतर है। पास खड़ा निंग चौंक कर हंस पड़ा। साथ ही वह आह भरने से खुद को नहीं रोक पाया। फ्लेमिंग ज्यादा होशियार नहीं था पर उसका दिल बच्चों जैसा साफ था। वह तुरंत पहचान लेता था कि कौन उसके साथ अच्छा है और कौन बुरा। सुना तुमने, मैं बॉस हूँ। व्हाइट थॉ दूसरे नंबर पर है और तुम तीसरे नंबर पर। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। फ्लेमिंग ने अपनी मोटी सफेद उंगली एजोरफाइंड की छाती पर थपथपाई। मैं सुन रहा हूँ। एजोरफाइंड अवाक रह गया। ठीक है, तुम बॉस हो। व्हाइट थॉ दूसरे नंबर पर है, मैं तीसरे नंबर पर हूँ। कैओस प्राइमोडियल से झगड़ने का कोई मतलब नहीं था। यही तो ठीक है। फ्लेमिंग निंग के पास गया, फिर बड़े प्यार से बोला, चलो गुरुजी। निंग ने अपना सिर रगड़ा। उसे लगा जैसे उसने अचानक एक बच्चा गोद ले लिया हो। ठीक है, चलो फ्लेम ड्रैगन रियलम्स में वापस चलते हैं, निंग ने कहा। डार्कनॉर्थ, क्या हमें पहले विंटर फ्लेम को खत्म करना चाहिए?
एजोरफिएंड ने अचानक कहा, जल्दी मत करो, विंटरफ्लेम तो पहले से ही कटा हुआ मांस जैसा है, लेकिन उसे मारने के लिए हमें फ्लेमविंग की जरूरत होगी। फ्लेमविंग के हमला करते ही विंटरफ्लेम मरने से पहले ये खबर सबको जरूर सुना देगा। निंग ने सिर हिलाया, अभी इस खेल में बहुत ज्यादा बदलाव न करना ही बेहतर है। मैं आइसपीक आर्मी के खिलाफ फ्लेमविंग का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूँ। आइसपीक आर्मी ने आप पर हमला करने की हिम्मत की, गुरु। हम्फ, उन्हें मेरे पास छोड़ दो, मैं सबको खा जाऊंगा। फ्लेमविंग आइसपीक आर्मी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। ऑटॉक्स और सिथे एक्सल्ट के अलावा फ्लेमविंग सचमुच किसी चीज या किसी से भी नहीं डरता था। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स ब्राइट शो साम्राज्य के शाही महल के भीतर एक खाली क्षेत्र। हेगेमोन ब्राइट शो का विशाल रूप यहीं स्थित था। अरे, हेगेमोन ब्राइट शो ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनमें थोड़ी उलझन थी। मुझे अचानक एक अजीब सा पूर्वाभास क्यों हो रहा है कि फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में कुछ बड़ा घटित हुआ है। पिछली बार मुझे ऐसा कुछ तब महसूस हुआ था जब क्रिम्सन वेव मंदिर प्रकट हुआ था। इसके फल हेगेमोन और सम्राटों के लिए काफी उपयोगी थे, और यह मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खजाना निकल आया है, बल्कि मुझे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। हेगेमोन ब्राइट शो हैरान था, मानो अभी अभी कुछ हुआ हो जिससे उसके दिल पर एक अदृश्य दबाव की लहर दौड़ गई हो और वह घबरा गया हो। जब कोई साधना में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता था तो उसे यह आभास हो जाता था कि उसके लिए कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। दाव के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के मामले में हेगेमोन ऑटॉक्स के बाद दूसरे स्थान पर थे। तथाकथित अदरवर्स लॉर्ड्स हेगेमोन्स से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्होंने किसी अन्य वर्ष पर नियंत्रण कर लिया था। दाव के संदर्भ में हेगेमोन्स और अदरवर्स लॉर्ड्स एक ही स्तर पर थे। ये बात रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस या लोनली किंग जैसे लोगों के लिए भी सच थी, जिन्होंने भयानक रूप से शक्तिशाली सिथे युद्ध मशीनों पर नियंत्रण कर लिया था। अरे, फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में अभी क्या हुआ? मेरा दिल बिना किसी वजह के धड़क रहा है, मानो कुछ भयानक हुआ हो। एबरेंट विशेष जीवन रूपों का हेगेमोन विंड्रेन अपने ध्यान से जाग गया। वह चिंता करने लगा, मेरी इंद्रियां मुझे धोखा नहीं दे सकती। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में जरूर कुछ हुआ होगा। मैं ब्राइट शो और विंडरेन से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या उन्हें पता है कि अभी क्या हुआ है। प्राचीन साधकों की हेगेमोन नेदरलिली थोड़ी बेचैन हो गई। अतीत में फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स की असली सर्वोच्च शक्तियां हमेशा से वे तीनों ही रही थीं। वे हमेशा किसी भी बड़ी घटना पर चर्चा करते थे। निंग ने सफलतापूर्वक इन संरचनाओं को सुलझा लिया था। फ्लेमविंग गॉड को बेड़ियों से मुक्त कर दिया था और उसे अपने साथ फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में वास्तेवेन पैलेस ले आया था। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में केवल 3 हेगेमोन ही थे जो यह महसूस कर पाए थे कि ऐसा हुआ था। अन्य रियल्म्स की प्रमुख शक्तियां बहुत दूर थीं और यह बात उन पर नगण्य प्रभाव डालती थी। स्वाभाविक रूप से वे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। हालांकि फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के बाहर 16 रियल्म्स गठबंधन में एक प्रमुख शक्ति थी जो कुछ महसूस कर सकती थी। ये गठबंधन का असली नेता और सबसे शक्तिशाली सदस्य था रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस। पुस्तक 38 अध्याय 13 सम्राट वेवशिफ्ट की वापसी। द हिडन फाइंड रियल्म्स द ब्लैक सन। एकांत आंगन में एक बेहद चिकने पत्थर के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इस बूढ़े की दाढ़ी बड़ी और बिखरी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी भौहें इतनी बिखरी हुई थीं कि वे एक भौहें में बदल रही थीं, जिससे वह बहुत ही बेतरतीब दिख रहा था। हालांकि उसका चेहरा बेहद शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बस पद्मासन में चुपचाप बैठा था। हर बार जब वह मौन ध्यान के इस रूप में प्रवेश करता तो यह अलग अलग समय तक चलता। कभी कभी वह वहां 10,000 से भी ज्यादा अस्त व्यस्त चक्रों तक बैठ सकता था। रियल्म्स विंडग्रेस को इस तरह चुपचाप बैठना अच्छा लगता था। ध्यान करते समय उनकी आत्मा मुक्त और उन्मुक्त महसूस करती थी। तरह तरह के विचार और अंतर्दृष्टियां उनके भीतर प्रवाहित होती थीं। ऐसा लगता था जैसे वे एक ही समय में सोच भी रहे हों और नहीं भी सोच रहे हों। उसकी अंतर्दृष्टि के स्तर पर साधना में सहायक खजाने अब किसी काम के नहीं थे। वह बस बहुत लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहा था। उसने पहले ही हर संभव चीज में सफलता हासिल कर ली थी। अभी उसे एक सच्चे बोध की जरूरत थी, लेकिन सच्चे बोध किसी भी खजाने से हासिल नहीं हो सकते थे। निंग ने जिस ऑटॉक के पत्थर के मंच का इस्तेमाल किया था उससे वह बस एक अर्धबोध अवस्था का अनुकरण कर पाता था, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से प्रशिक्षण ले पाता था, लेकिन वह उसे एक वास्तविक बाधा को तोड़ने में मदद नहीं कर सकता था। एक बार जब कोई अड़चन पर पहुंच जाता है तो सफलता पाने में किसी भी खजाने की कोई मदद नहीं होगी, केवल अंतर्दृष्टि और बोध ही पर्याप्त होंगे। अरे, शक्ति की एक अदृश्य किरण अचानक उसकी खोखली आत्मा में किसी पूर्वाभास की तरह घुस गई। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उनमें आश्चर्य की एक झलक थी। कुछ क्षण बाद वह अपनी सामान्य शांति में लौट आया, लेकिन सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं। मुझे लग रहा है कि एक भयानक शक्ति अभी अभी उभरी है जिसे नियंत्रित करने में मैं भी असमर्थ हूँ। फिर भी मुझे आभास हो रहा है कि इसका मुझसे कोई संबंध होना चाहिए। क्या ये हिडन फिएंड रियल्म के भीतर है या ये 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में कहीं और है? 16 रियल्म्स गठबंधन उसका क्षेत्र था। आइसपीक आर्मी जैसी अहंकारी सेना भी कार्रवाई करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ का रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से कोई संबंध तो नहीं है। फिर भी उन्होंने फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में घुसने का फैसला किया और केवल जी निंग के खिलाफ ही कार्रवाई की। वे ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे। यह इस बात का प्रमाण था कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस कितनी महान शक्ति थी। आमतौर पर रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस या लोनली किंग जैसे लोग छोटी मोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ते।
ज्यादा परेशानी पैदा करने से बचना ही सबसे जरूरी था। अगर मैं भी इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ तो यह क्या हो सकता है? लोकमस्वामी विंड्रेस उलझन में पड़ गया। उसने तुरंत कुछ अंकगणितीय भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। वह बहुत लंबे समय से एक हेजमोन था। वह हेजमोन ब्राइट शो से भी कहीं अधिक प्राचीन था। वह डॉन युद्ध के दौरान भी एक महान व्यक्ति था और उसे एक से अधिक ऑटोक द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था। वह कई दाव में अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर चुका था और 3 हेजमोनिक दाव में निपुणता प्राप्त कर चुका था। हालांकि अंकगणित के दाव में निपुणता प्राप्त करना बहुत कठिन था। वह अभी तक अंकगणित में आर्कन स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था। वास्तव में वह उससे बहुत दूर था। सबसे अधिक संभावना है वह केवल उस स्तर के बराबर था जिस पर डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स पहुंचेगा जब वह चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाएगा। फिर भी वह कुछ चीजों का अनुमान लगाने में सक्षम था। यह मुझसे जुड़ा है और यह वास्तव में 16 लोक बहुल गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल सकता। लोकस्वामी विंड्रेस ने भौहें चढ़ाईं। उसके हृदय में बेचैनी के कारण उसके लिए आगे शांति से ध्यान करना असंभव हो गया। मुझे नहीं पता कि सम्राट वेवशिफ्ट कहाँ है। मेरे पास बस एक ही विकल्प है कि मैं ब्लैकवुड से मदद मांगूं, लॉर्ड विंड्रेस ने सोचा। सम्राट वेवशिफ्ट स्पष्ट रूप से अंकगणित के दाव में भयानक ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। इस दाव में वे वास्तव में हेगेमोन स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि वास्तविक युद्ध में वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन ऑटोक्स के अलावा किसी के लिए भी वे अंकगणित के शिखर पर पहुंच गए थे। इसलिए लॉर्ड विंड्रेस या लोनली किंग जैसे लोग भी वेवशिफ्ट को अपमानित करने को तैयार नहीं थे। सभी उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे। लॉर्ड विंड्रेस की पहली प्रतिक्रिया वेवशिफ्ट को ढूंढने की थी, लेकिन अफसोस वह उसे ढूंढ नहीं पाया और इसलिए केवल ब्लैकवुड से ही मदद मांग सका। हालांकि हेगेमोन ब्लैकवुड ने केवल एक द्वितीयक दाव के रूप में न्यूमेरेंसी का प्रशिक्षण लिया था, फिर भी वह न्यूमेरेंसी में आर्कॉन स्तर तक पहुंच गया था और इस प्रकार अभी भी अविश्वसनीय रूप से कुशल था। एक ग्रह जिसका व्यास 90 करोड़ किलोमीटर था। ये ग्रह 8 विशाल नीले लकड़ी के तख्तों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक 1.8 अरब किलोमीटर ऊंचा, 36,000 किलोमीटर चौड़ा और 9,000 किलोमीटर मोटा था। इस ग्रह पर कोई जीवित प्राणी नहीं था, बस एक दाढ़ी वाला आदमी था जो विशाल पृथ्वी पर बैठा था। वह था हेगेमोन ब्लैकवुड। गड़गड़ाहट। 8 विशालकाय लकड़ी के तख्ते धीरे धीरे ग्रह के चारों ओर घूम रहे थे। वे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली की तरह घूम रहे थे, एक अजीब अनोखी लय लिए हुए। फुस। हेगेमोन ब्लैकवुड ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा थोड़ा राख सा था। ग्रह को घेरे हुए 8 नीले लकड़ी के तख्ते तेजी से उसकी ओर उड़े और उसकी पीठ पर आ गिरे। मेरी गणनाएं पूरी हो गई हैं। ये फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में हुआ था। हेगेमोन ब्लैकवुड ने धीरे से सिर हिलाया। एक भयानक नई शक्ति उभरी है, इतनी शक्तिशाली कि उसका पूरी तरह से सामना करना असंभव है। मेरा अवचेतन मुझे चेतावनी दे रहा है कि यह लॉर्ड विंड्रेस से भी ज्यादा प्रभावशाली है। यह नई शक्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी हेगेमोन ने एक और सिथे युद्ध मशीन खोज ली हो? हेगेमोन ब्लैकवुड इस निष्कर्ष पर पहुंचने से खुद को नहीं रोक सका। भयानक सिथे युद्ध मशीनें भयानक मात्रा में शक्ति रखने में सक्षम थीं। कुछ ज्यादा शक्तिशाली थीं, कुछ कमजोर। उदाहरण के लिए, हालांकि निम्न के जंजीरदार हथियारों में अविश्वसनीय दमनकारी और अवशोषण शक्तियां थीं, फिर भी उन्हें पहले एक साधक के चारों ओर सफलतापूर्वक लपेटना पड़ता था। इसका मतलब था कि वे काफी अनोखे थे, लेकिन युद्ध में सीमित उपयोग के थे। ब्लैकसन। हालांकि ये सिर्फ एक ही वस्तु थी, लेकिन डॉन युद्ध के दौरान पूरे युद्ध क्षेत्र के नतीजे बदलने में सक्षम थी। लॉर्ड विंड्रेस के पास सिर्फ एक सिथे युद्ध मशीन थी, जबकि लोनली किंग के पास कई थीं, लेकिन दोनों की हैसियत बराबर थी। यही वजह थी। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स लॉर्ड विंड्रेस को हेगेमोन ब्लैकवुड का जवाब मिलते ही उसने तुरंत एक संदेश भेजा। ब्राइट शो, नेदरलिली, विंडरेन। मुझे लगता है कि तुम्हारे फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में एक भयानक नई शक्ति उभरी है, जिसे नियंत्रित करना मेरी क्षमता से परे है। तुम्हें अपने रियल्म्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। जैसे ही कुछ असामान्य हो, तुम मुझे तुरंत सूचित करना और मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। समझा? हमने भी कुछ महसूस किया, एक भयानक दबाव की भावना। हम पहले से ही इसकी तलाश कर रहे हैं। लॉर्ड विंड्रेस से यह संदेश पाकर तीनों हेगेमॉन्स थोड़ा ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहे थे। अगर लॉर्ड विंड्रेस भी इसे भांप लेता तो इसका मतलब था कि अगर कुछ हुआ तो वे उससे हस्तक्षेप करने और मदद करने के लिए कह सकते थे। और इसलिए ब्राइट शो, नेदरलिली और विंडरेन दाओ एलायंस, जिसे लॉर्ड विंड्रेस से भी आदेश मिले थे, के साथ फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में पूर्वाभासों के बारे में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में जुट गए। अफसोस, फ्लेमड्रैगन रियल्म्स बेहद शांत रहा। कुछ भी नहीं हुआ। समय बीतता गया। फ्लेमविंग गॉड की रिहाई के बाद 6 मिलियन से ज्यादा साल बीत गए। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स की सीमा पर अचानक एक रियल्मशिप प्रकट हुई। उस रियल्मशिप के भीतर सिर्फ एक व्यक्ति था। यह व्यक्ति नीले वस्त्र पहने हुए था और सीधा खड़ा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसकी नजरें गर्म और शांत थीं, मानो वह हर चीज की सच्चाई को देख पा रहा हो। जब उसने फ्लेमड्रैगन रियल्म्स को अपने सामने प्रकट होते देखा तो उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं वापस आ गया हूँ। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स, मैं वेवशिफ्ट वापस आ गया हूँ। ये थे महान सम्राट वेवशिफ्ट।
विशाल केओसवर्स में उनके संपर्कों का जाल रियल्म्स विंडग्रेस से भी कहीं बेहतर था। हालांकि विंडग्रेस उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन दूर दराज के रियल्म्स और अन्यूवर्स में स्थित प्रमुख शक्तियों को विंडग्रेस की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि शायद वे उससे कभी नहीं मिलेंगे। रियल्म्स विंडग्रेस से उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे कई लोग थे जिन्हें सम्राट वेवशिफ्ट से मदद की जरूरत थी। घर आने का एहसास। सम्राट वेवशिफ्ट ने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया। उसके दिल में खुशी थी क्योंकि वह फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स को देख रहा था। सम्राट वेवशिफ्ट का आभामंडल अनोखा था। यह अत्यंत दिव्य था, मानो वे किसी विशाल अराजकता ब्रह्मांड को किसी ऊंचाई से देख रहे हों। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मातृभूमि फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स इतनी अद्भुत आकृति उत्पन्न करेगी कि मैं भी दूर से ही उसे महसूस कर लूंगा। सम्राट वेवशिफ्ट के चेहरे पर मुस्कान थी। वह अंकगणित के दांव में इतनी अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया था कि जब भी उसकी मातृभूमि फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती तो उसे पूर्वाभास हो जाता। वह महसूस कर सकता था कि कब एक नया हीगेमॉन पैदा हुआ है, और यह भी महसूस कर सकता था कि कब फ्लेमविंग गॉड निंग के साथ प्रकट हुआ है। अब समय आ गया है कि मैं इस अद्भुत नवागंतुक से मिलूं। सम्राट वेवशिफ्ट मुस्कुराए। झट, उनका साम्राज्य अंतरिक्ष समय को चीरता हुआ वास्ट हेवन महल की ओर बढ़ने लगा। सम्राट वेवशिफ्ट के अंकगणितीय कौशल के कारण वह यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह भयानक नई शक्ति वर्तमान में कहाँ स्थित है। इस प्रकार वह आसानी से लगातार उसकी ओर बढ़ पा रहा था। उसे बार बार भविष्यवाणियां करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। इसके बजाय वह समय स्थान को चीरता हुआ सीधे वास्तवेन एववर्ल्ड पहुंच गया। उसने पूरे फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, उसका उपयोग उसने उल्टी भविष्यवाणी करने के लिए किया, और कर्म की अनगिनत पंक्तियों को खंगालते हुए वह सब कुछ ढूंढ निकाला जो वह जानना चाहता था। ये बहुत संभव है कि यह अद्भुत नवागंतुक वही प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ हो, जिसने ओमेगा डाउ विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स में पहुंचने पर सम्राट वेवशिफ्ट जल्दी ही कुछ मोटे निष्कर्षों पर पहुंच गया। अगर उसके निष्कर्ष गलत होते तो वह और अधिक विस्तृत समझ हासिल करने के लिए कुछ और भविष्यवाणियां करता। सम्राट वेवशिफ्ट वास्तवेन एववर्ल्ड के बाहर शून्य में खड़े होकर वहां की हर चीज को घूर रहे थे। मेरे अनुमान सही थे। सम्राट वेवशिफ्ट ने धीरे से सिर हिलाया। अराजकता का संसार अनगिनत कर्मों से भरा हुआ था। हालांकि निंग कर्मों को देख सकता था, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि साधारण मनुष्य भी अनगिनत कर्मों से बंधे होते हैं। सोचिए, कितने लोग अनंत लोकों में रहते थे। अनंत लोक इतने कर्मों से भरे हुए थे कि वे धुएं के समुद्र जैसे थे। कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। हालांकि सम्राट वेवशिफ्ट अलग थे। जब उन्होंने वेवशिफ्ट अनंत लोक को देखा तो उन्हें पता चला कि उनके अनुमान सही थे। यह नई शक्ति वास्तव में वास्तवेन एववर्ल्ड में है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि यह नई शक्ति कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली है। सम्राट वेवशिफ्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया और वास्तवेन एववर्ल्ड में प्रवेश किया। पुस्तक 38, अध्याय 14, जी निंग और सम्राट वेवशिफ्ट। वास्तवेन एववर्ल्ड के भीतर जी निंग एक पुल के पास कमल की मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर तलवार की रोशनी की कुछ लहरें घूम रही थीं। कुछ ही दूरी पर एक मोटा आदमी फूलों के बीच जमीन पर लेटा हुआ था और अपने भारी शरीर के नीचे कई फूलों को कुचल रहा था। उस मोटे आदमी के हाथों में मांस का एक टुकड़ा था और वह एक शानदार भोजन का आनंद ले रहा था। खाते समय वह लगातार दाएं बाएं करवटें बदल रहा था, मानो किसी झूलते हुए पालने में हो। हेगेमॉन अज़ूरफाइंड दूर एक मंडप में खा पी रहा था और बीच बीच में उस सुर्ख चमड़ी वाले मोटे आदमी की तरफ बेहद नाखुश नजरों से देख रहा था। प्रोटेक्टर व्हाइटथॉ चुपचाप एक कोने में बैठा था। वह हमेशा निंग पर नजर रखता था। जीवन महान है, गोल मटोल फ्लेमविंग ने खाते हुए बुदबुदाया। कमीना फ्लेमविंग, मेरा खाना खा जाता है। अगर मैं उससे लड़ न पाता तो बाह, खाते हुए एजियोरफियंट ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन अपनी आवाज को दूर न जाने देने के लिए अमर ऊर्जा का एक आवरण बनाए रखा। एजियोरफियंट सचमुच चिढ़ गया था। वह भी पेटू था, लेकिन जब भी वह कोई अच्छा खाना लाता फ्लेमविंग उसे छीन लेता। वह फ्लेमविंग को हरा नहीं सकता था। वह बस इतना कर सकता था कि कैओस प्रिमोडियल को चुपके से अपमानित कर दे, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि फ्लेमविंग यह न सुन ले। साथ ही दाववादी डार्कनॉर्थ, अचानक एक आवाज गूंजी। निंग ने अपनी आंखें खोलीं। साथ ही ताओवादी, आपकी संरचनाएं सचमुच बहुत दुर्जेय हैं। साधारण संप्रदाय संरचनाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकती और मैं उन्हें आसानी से पार कर सकता हूँ। हालांकि आपने जो संरचनाएं स्थापित की हैं वे गूढ़ और अथाह हैं। मैं अभी तक उन्हें भेद नहीं पाया हूँ। वास्तवेन महल के बाहर से एक आवाज गूंजी। निंग ने मुड़कर देखा तो देखा कि एक नीला वस्त्रधारी व्यक्ति संरचनाओं के बाहर हवा में खड़ा था। निंग इस व्यक्ति को देखकर दंग रह गया, जिसने निंग को एक अनोखा एहसास दिया। उस व्यक्ति के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, मानो वह सभी सांसारिक चिंताओं से परे हो। निंग ये भी देख सकता था कि इस व्यक्ति के चारों ओर का कर्म अत्यंत शांत और गर्म था। कर्म रेखाएं सभी सुव्यवस्थित और व्यवस्थित थीं, मानो वे नीला वस्त्रधारी व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नीला वस्त्रधारी व्यक्ति अपने कर्म से बंधा नहीं था, बल्कि वह उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता था। निंग ने अब तक जितने भी लोगों का सामना किया था उनमें से सिर्फ ऑटोक टाइटेनोस ही इस आदमी से आगे निकल पाया था। ऑटोक टाइटेनोस तो कर्म से भी पूरी तरह आगे निकल गया था, जिसने उसे छुआ तक नहीं था। कृपया अंदर आइए, साथ ही दाववादी। निंग ने तुरंत संरचनाएं खोलीं और नीले वस्त्रधारी व्यक्ति को अंदर बुलाया। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति हवा में चलकर अंदर आया, फिर निंग की संपत्ति में प्रवेश किया।
एक हेजेमोन। कीर्तनों में कहा गया है, डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, कि तुम्हारे पास एक हेजेमोनिक अनुचर है। ये हेजेमोन एजोरफिएंट ही होगा। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दूर खड़े हेजेमोन एजोरफिएंट पर एक तिरछी नजर डाली, फिर अपनी नजर उस गोल मटोल आदमी पर घुमाई जो अभी भी दावत उड़ा रहा था और फूलों के बीच लौट रहा था। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में आखिरकार आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और वह चौंककर हंस पड़ा। तो यह एक कैओस प्रिमोडियल है। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। इसके कर्मों को देखते हुए डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम वाकई एक कैओस प्रिमोडियल को वश में करने में कामयाब रहे। मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। निंग अवाक रह गया। उसे और फ्लेमविंग को जोड़ने वाली कर्म रेखाएं वाकई काफी गहरी थीं, लेकिन यह व्यक्ति फ्लेमविंग को तुरंत कैओस प्रिमोडियल के रूप में कैसे पहचान पाया? ये याद रखना चाहिए कि फ्लेमविंग की परिवर्तन क्षमता एक जन्मजात उपहार की। खुद निंग भी इसमें कोई खामी नहीं देख पाया था। और तुम कौन हो? दुबला पतला बूढ़ा हेगेमोन अजूरफिएंट उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक नाखुश सी भौहें थीं। इस नए व्यक्ति ने उसे तुरंत हेगेमोनिक रिटेनर कह दिया था और ऐसा लग रहा था कि वह उसका ज्यादा सम्मान नहीं करता। ये स्वाभाविक रूप से अजूरफिएंट को बहुत बुरा लगा और उसे ऐसा भी नहीं लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए कोई खास खतरा है। मेरा नाम वेवशिफ्ट है, नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। हेगेमोन एजोरफिएंट के चेहरे पर उभरे आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए वह निंग की ओर देखने लगा। मैं पहले बाहरी दुनिया में विचरण कर रहा था जब मुझे अचानक लगा कि मेरे वतन में एक नई शक्ति का उदय हुआ है, इसलिए मैं तुरंत वापस लौट आया। मुझे यह अनुमान हो गया था कि यह नई शक्ति वास्तवेन एवरवर्ल्ड में है और इस प्रकार मैं आपके निवास स्थान डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ पहुंच गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नई शक्ति एक कैओस प्रिमोडियल होगी। सचमुच प्रशंसनीय, डाउ लॉर्ड। एक कैओस प्रिमोडियल के साथ अब आप कैओसवर्स के एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। निंग कुछ स्तब्ध सा महसूस कर रहा था, लेकिन बाहरी तौर पर शांत बना हुआ था। सम्राट वेवशिफ्ट, आपने वाकई मुझे हैरान कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं आपसे मिल पाऊंगा। आइए आइए, बैठिए, चलिए बातें करते हैं। बहुत अच्छा, सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया। निंग महान सम्राट वेवशिफ्ट के प्रति प्रशंसा और जिज्ञासा से भरा हुआ था, जबकि सम्राट वेवशिफ्ट भी निंग को वास्तव में एक महान डाउलॉर्ड के रूप में देखते थे। ओमेगा दाव के जरिए चौथे चरण का डाउलॉर्ड बनने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को एक महान व्यक्ति कहा जा सकता है। अविश्वसनीय रूप से कम ही लोग ऐसा कर पाए थे। ओमेगा डाउलॉर्ड्स की तुलना में अन्य लोगों के स्वामी कहीं ज्यादा थे, और एक डाउलॉर्ड किसी हेगेमोन को अनुचर बनने के लिए राजी कर सके, ये तो और भी दुर्लभ था। और अब इस डाउलॉर्ड ने एक कैओस प्राइमोडियल को भी वश में कर लिया था। सम्राट वेवशिफ्ट सचमुच निंग की प्रशंसा करता था। दोनों आपस में बातें करते और हंसते रहे और जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे एक ही जैसे हैं। तो बात ऐसी ही है। सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया। आइस्पीक सेना सचमुच अपने अहंकार और दबंग व्यवहार के लिए मशहूर है। उनके हिसाब से आप एक सीमित जीवनकाल वाले डाउलॉर्ड हैं। एक बार जब आप अपने डाउमज में असफल हो गए तो लोग किसी भी तरह से क्षेत्राधिकार के लिए लड़ेंगे। उनका इस पर बढ़त हासिल करना स्वाभाविक ही है। चूंकि आपने भी उन्हें शर्मिंदा किया है, इसलिए आइस्पीक सेना किसी भी तरह से इसे शांत नहीं होने देगी। फिर भी इस बार उन्हें बस अपने स्वर्ण सम्राटों में से एक, लॉर्ड वुल्फ, और उसके अधीन काले सम्राटों को भेजना चाहिए। चूंकि आपके पास एक कैओस प्राइमोडियल है, इसलिए वे आपके लिए कोई खतरा नहीं है। निंग ने सहमति में सिर हिलाया। ओह ठीक है। जब मैं वास्तवेन महल पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी रक्षा करने वाली संरचनाएं वाकई अद्भुत हैं, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। हालांकि संरचनाओं का दाव मेरे लिए एक गौण दाव है, फिर भी मैं इसमें आर्कन स्तर तक पहुंच गया हूँ। अंकगणित में अपने कौशल के कारण मैं आमतौर पर संरचनाओं का विश्लेषण करने में काफी कुशल हूँ, लेकिन मुझे आपकी संरचनाएं काफी कठिन और जटिल लगीं। निंग हंसा। बड़े भाई वेवशिफ्ट, तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो। तुमने एक ही नजर में पहचान लिया कि मैंने उन्हें नीचे रखा है। एक छोटा सा पार्लर का खेल। भविष्यवाणी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें मैं माहिर हूँ, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। अब तक दोनों के बीच इतने अच्छे संबंध बन चुके थे कि वे एक दूसरे को भाई कहने लगे थे। निंग ने कहा, मेरी रचनाएं मुख्यतः दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं से उपजी हैं, जो सिथे वंश से संबंधित हैं। उनकी शक्ति इन दोनों विचारधाराओं के मेल से उपजी है। कोई आश्चर्य नहीं। सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया, फिर बोले, आपने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया है, लेकिन आप संरचनाओं की कला में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिसने ओमेगा दाव में महारत हासिल कर ली है। हालांकि हम एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते हैं, मुझे लगता है कि हम काफी हद तक एक जैसे हैं। मुझे आपको याद दिलाना होगा, अब जब आपके पास एक कैओस प्राइमोडियल है तो कोई भी आपको खतरा नहीं पहुंचा सकता। आपको अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या दावमज होगी। अगर आप दावमज में असफल रहे, उफ, ठीक है, लेकिन अगर आप सफल रहे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा और हम अक्सर मिल सकेंगे। हर साधक का अपना अलग व्यक्तित्व था। हेगेमोन ब्राइट शो, हेगेमोन विंटरिन, हेगेमोन नेदरलिली, सबका अपना अपना स्वभाव था। निंग के उनके साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन वह उनसे ज्यादा करीबी दोस्त नहीं था। नाइन डस्ट के साथ साझा किए गए अनुभवों के कारण वे धीरे धीरे जीवन भर के लिए दोस्त बन गए। सम्राट वेवशिफ्ट के बारे में क्या, उनके व्यक्तित्व बहुत मिलते जुलते थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को तुरंत एक दूसरे से लगाव हो गया। परिणामस्वरूप वे दोस्त भी बन गए। प्रमुख शक्तियों के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती करना आसान नहीं था।
अब जब वे दोस्त बन गए थे तो सम्राट वेवशिफ्ट डार्कनॉर्थ के दाउमज में संभावनाओं के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। दाउमज, मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ बिना पीछे मुड़कर देखे, चाहे मैं सफल हूँ या नहीं। जब तक मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करता रहूंगा मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, निंग ने कहा। समय बीतता गया। सम्राटों के लिए 2 अराजकता चक्र बहुत कम समयावधि होते थे, इसलिए सम्राट वेवशिफ्ट ने अस्थायी रूप से वास्तविक महल में निवास करने का निर्णय लिया। बाद में जब सम्राट सोलिस्की को पता चला कि महान सम्राट वेवशिफ्ट वास्तव में उनके ही महल में मौजूद हैं, तो वे बुरी तरह डर गए। उन्होंने इसे केवल निंग और वेवशिफ्ट के अनुरोध पर ही गुप्त रखा। सम्राट वेवशिफ्ट सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते थे जिनसे वे मिलना चाहते थे। कई ऐसे भी थे जिनसे वे मिलना नहीं चाहते थे। वे बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देते। सम्राट वेवशिफ्ट के आगमन के 10 लाख वर्ष बाद डार्कनॉर्थ, सम्राट वेवशिफ्ट और निंग एक दूसरे के बगल में बैठे शतरंज का खेल खेल रहे थे। निंग शतरंज में काफी कुशल था, जबकि सम्राट वेवशिफ्ट स्वाभाविक रूप से उससे भी बेहतर था। उनके लिए इतने बेहतरीन प्रतिद्वंदी मिलना दुर्लभ था, इसलिए वे अक्सर एक दूसरे के खिलाफ शतरंज खेलते थे। निंग ने सम्राट वेवशिफ्ट की ओर देखा। आइसपीक सेना जल्द ही आनी चाहिए, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। चलो हम जाकर उनका स्वागत करते हैं। वे आ गए हैं। निंग की आंखें चमक उठीं। आइसपीक आर्मी, हेगेमॉन अजूरफाइंड और गोल मटोल फ्लेमविंग दूर कहीं साथ में खा पी रहे थे। दोनों ने मुड़कर निंग की तरफ देखा। निंग तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, चलो बाहर चलें और आइसपीक आर्मी का उचित स्वागत करें। आखिरकार वे आ ही गए। मैं उन सबको खा जाऊंगा। फ्लेमविंग काफी उत्साहित था। वह काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। फुसफुसाओ। निंग, सम्राट वेवशिफ्ट, फ्लेमविंग, एजोरफाइंड और व्हाइट थॉ सभी निंग के क्षेत्र में सवार हुए, फिर फ्लेमड्रैगन क्षेत्र के हाशिए पर उड़ गए। चलो यहीं उनका इंतजार करते हैं। नीले वस्त्र पहने सम्राट वेवशिफ्ट ने अनंत महाअंधकार में देखा। लगभग 1 केतली चाय उबालने में लगने वाले समय में आइसपीक सेना आ पहुंचेगी। निंग को संख्यात्मकता से प्रेरित पूर्व ज्ञानात्मक दूरदर्शिता के इस स्तर के प्रति पूर्ण श्रद्धा की भावना महसूस हुई। पुस्तक 38, अध्याय 15, मार डालो। वे आ रहे हैं, सम्राट वेवशिफ्ट ने अचानक कहा। निंग ने ये भी देखा कि कैसे महाअंधकार के किनारों पर लहरों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। कुछ ही क्षणों बाद अंधकार में एक विशाल स्पेसटाइम दरार दिखाई दी और उसके बाद एक लोकयान उसमें से उड़ता हुआ दिखाई दिया। राज्य के भीतर से एक क्रोधित खर्राटों की आवाज आई और एक प्रचंड शक्ति का आभास बाहर की ओर फैल गया, जिससे निंग, अजूरफाइंड और व्हाइट थॉ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। सम्राट वेवशिफ्ट और फ्लेमविंग गॉड पहले की तरह ही शांत रहे। सम्राट वेवशिफ्ट उतना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन उसने बहुत सी चीजें अनुभव की थीं। उसकी मुलाकात कुछ बेहद डरावनी शख्सियतों से हुई थी और वह कई रहस्यमयी जगहों पर गया था, यहाँ तक कि लोनली किंग या रिंसलॉर्ड विंड्रेस से भी कहीं ज्यादा। वह सचमुच अत्यधिक अनुभवी शब्द का साकार रूप था। स्वाभाविक रूप से एक स्वर्ण सम्राट से मुलाकात के दौरान भी वह अपनी समता बनाए रखने में सक्षम था। और फ्लेमविंग के बारे में क्या? सबसे ज्यादा संभावना यही है कि सिर्फ सिथे एक्सल्ट या ऑटॉक ही उसमें खौफ पैदा कर सकते थे। कितना दुस्साहस! तुमने सचमुच मेरे सामने आने की हिम्मत की। कई आकृतियां उस क्षेत्र से बाहर उड़ने लगीं, जिनके सिर पर एक मानव आकृति थी जो सोने की तरह चमक रही थी। उसके पीछे कुल 9 काले मानव आकृति थे, जिनमें से प्रत्येक में अलौकिक शक्ति का आभामंडल था। एक स्वर्ण सम्राट शक्ति में किसी अन्य लोक के स्वामी के बराबर था। 9 अश्वेत सम्राटों का एक साथ युद्ध भी किसी अन्य लोक के स्वामी के बराबर था। वे अपने शत्रुओं पर जो दबाव डालते थे वह सचमुच अविश्वसनीय था। वेवशिफ्ट, स्वर्ण सम्राट, लॉर्ड वुल्फ, सम्राट वेवशिफ्ट की ओर मुड़े। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि दाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ यहीं हमारा इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने तुम्हें अपने पीछे खड़ा कर रखा है। सम्राट वेवशिफ्ट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। क्या तुम मुझे रोकने आए हो? सम्राट वेवशिफ्ट हंसे। अगर मैं तुम्हें जाने को कहूँ तो क्या तुम सचमुच चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। लॉर्ड वुल्फ का आभामंडल निंग के अब तक के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा भयावह और प्रभावशाली था, और वह सम्राट वेवशिफ्ट को जरा भी महत्व नहीं देता था। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं सम्राट वेवशिफ्ट, वे तुम्हारी चापलूसी करेंगे, लेकिन जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनके लिए तुम जरा भी लायक नहीं हो। लॉर्ड वुल्फ बेहद घमंडी इंसान था। सम्राट वेवशिफ्ट से उसे कुछ नहीं चाहिए था, और असल में ये पहली बार था जब दोनों की मुलाकात हुई थी, जबकि दोनों अनगिनत सालों से साथ रह रहे थे। स्वाभाविक रूप से उसे वेवशिफ्ट के प्रति कोई सम्मान नहीं था, एक ऐसे सम्राट के लिए जिसके पास एक हेगेमॉन जितनी भी युद्ध शक्ति नहीं थी। हाँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। मेरी प्रतिभा सिर्फ अंकगणित में ही है। मेरे दोस्त मेरी चापलूसी करते हैं, लेकिन जिन्हें मेरी प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं है उनके लिए मैं सचमुच बहुत कम मूल्य का हूँ। सम्राट वेवशिफ्ट बिल्कुल शांत और संयमित रहे। लॉर्ड वुल्फ के चेहरे पर बर्फीले अहंकार का मुखौटा था, लेकिन उनके मन में कई विचार कौंध रहे थे। सम्राट वेवशिफ्ट सचमुच यहाँ हैं? क्या ये किसी तरह की साजिश हो सकती है? लेकिन एक स्वर्ण सम्राट होने के नाते मैं असली अदरवाइज लॉर्ड से भी ज्यादा जिंदा रहने में सक्षम हूँ। मेरी शक्ति और मेरे सेवक 9 अश्वेत सम्राटों की शक्ति को देखते हुए इस क्षेत्र में मेरे लिए खतरा बनने वाला एकमात्र व्यक्ति रिल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ही होना चाहिए। अगर सम्राट वेवशिफ्ट मेरे खिलाफ साजिश भी रच रहा हो तो भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उन्हें अपनी कच्ची शक्ति से परास्त कर दूंगा। पूर्ण शक्ति के सामने सारी योजनाएं मजाक से ज्यादा कुछ नहीं हैं।
लॉर्ड वुल्फ को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। डाउल और डार्क नॉर्थ। लॉर्ड वुल्फ दूर से सफेद वस्त्र पहने उस युवक को घूर रहा था जिसकी पीठ पर वह काला म्यान था। निंग भी उसे देख रहा था और हवा में उनकी नजरें मिलीं। जनरल वुल्फ, निंग ने जवाब दिया, आप एक प्रभावशाली डाउलॉर्ड हैं। सचमुच आप अविश्वसनीय हैं, लॉर्ड वुल्फ ने कहा। मैं बहुत लंबे समय से जीवित हूँ, लेकिन आप ही एकमात्र डाउलॉर्ड हैं जिनके लिए मेरे मन में सम्मान है। आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, जनरल, निंग ने कहा। विनम्र मत बनो। एक डाउलॉर्ड जो शक्ति के हेगेमोनिक स्तर तक पहुंच सकता है और यहाँ तक कि एक हेगेमोन अनुचर को भी नियंत्रित कर सकता है, वह सचमुच अविश्वसनीय है। लॉर्ड वुल्फ ने निंग के बगल में खड़े अज़ूरफाइंड की ओर देखा। लेकिन तुम्हारा अनुचर थोड़ा ज्यादा ही कायर है। मैं तो बहुत पहले ही आत्महत्या कर चुका होता। एज़ूरफाइंड की आंखों में ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। निंग ने कहा, मेरी घृणा उन लोगों के प्रति है जो आत्महत्या करते हैं। हम, लॉर्ड वुल्फ ने सफेद वस्त्रधारी युवक को देखते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम सचमुच नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने हमारी आइसपीक सेना को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत की। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, एक डाउलॉर्ड के रूप में तुम केवल 108,000 अराजकता चक्रों तक जीवित रहोगे। यह एक अविश्वसनीय रूप से छोटी अवधि है। एक बार तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो जाने पर तुम नष्ट हो जाओगे और तुम्हारा साम्राज्य दूसरों के हाथों में चला जाएगा। वास्तव में इसके लिए एक महान युद्ध भी हो सकता है। मेरे जैसे सम्राट जिनके पास असीमित जीवन काल होता है, वे इसका उपयोग कई साम्राज्यों में घूमने और अधिक चीजें देखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए साम्राज्य रखना एक पूर्ण बर्बादी है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इसे सौंप दो। इस तरह तुम कम से कम जीवित तो रहोगे, लॉर्ड वुल्फ ने कहा। वह तुरंत हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने सम्राट वेवशिफ्ट को देखा तो उसे अभी भी अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने थोड़ा अधिक सतर्क रहने का फैसला किया, जितना वह अन्यथा होता। इसे सौंप दो, निंग ने सिर हिलाया। मैं अपना खजाना तुम्हें क्यों सौंप दूं? क्या तुम सच में मुझे मना करोगे? लॉर्ड वुल्फ के आसपास का भयावह माहौल थरथराने लगा। सम्राट वेवशिफ्ट को देखकर जो सावधानी उसने महसूस की थी, वह अब कम होने लगी थी और उसका जन्मजात क्रूर स्वभाव एक बार फिर सामने आने लगा था। मैं मना करता हूँ, निंग ने अपना सिर हिलाया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लॉर्ड वुल्फ की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उन्होंने गुस्से से निंग की ओर इशारा किया और उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। उन सबको मार डालो और वास्तेवेन महल को तहस नहस कर दो। सबको बता दो कि जब वे हमारी आइसपीक सेना को अपना दुश्मन बना लेंगे तो क्या होगा। स्वीकार किया, 9 गोमेद मानवों ने एक साथ आदरपूर्वक कहा। सबको मार डालो, मार डालो। 9 काले सम्राटों के चेहरों पर जानलेवा भाव उभर आए और उनकी आभाएं भयानक शक्ति से चमकने लगीं। वे काली रोशनी की 9 धारियों की तरह थीं जो आगे बढ़ते हुए शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। वे बहुत पहले ही युद्ध और विजय के आदी हो चुके थे। उन्होंने कई शक्तिशाली संगठनों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और नष्ट कर दिया था। उनके लिए एक ऐसा संगठन जिसका नेतृत्व केवल एक डाउलॉर्ड कर रहा हो, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। फ्लेमविंग, उन सबको मार डालो। निंग ने अपने दुश्मनों की ओर इशारा किया और आदेश भी जारी किया। मैं तुम्हारे इस कथन का इंतजार कर रहा था। फ्लेमविंग बेचैनी से निंग के पास खड़ा था। आदेश सुनते ही उसने उत्साह से अपनी बड़ी गांड हिलाई, फिर एक जोरदार दहाड़ लगाई। ये साधारण सा दिखने वाला मोटा आदमी अचानक धधकती आग के एक चमकदार गोले में बदल गया, जिसके अंदर एक अजीब सा जीव था, एक ऐसा जीव जो आग के पंखों वाले भालू जैसा दिखता था। हमलावर 9 काले सम्राटों के चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें एक अविश्वसनीय खतरा तो महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। दूर खड़े लॉर्ड वुल्फ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ग्वार, फ्लेमिंग ने एक भयानक दहाड़ लगाई और ऐसा करते ही उसके मुंह से गहरे लाल रंग की लपटों की एक धार फूट पड़ी। इसने लगभग तुरंत ही आसपास के शून्य को ढक लिया, जिसमें वे 9 काले सम्राट भी शामिल थे जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। वह क्या है? ठीक नहीं है, ये लपटें बहुत तेज हैं। जल्दी करो, भागो। जैसे ही उन गहरे लाल लपटों ने 9 काले सम्राटों को छुआ, उन्हें बहुत तेज दर्द हुआ। उनकी काली त्वचा भी धीरे धीरे पिघलने लगी। हालांकि वे व्हाइट थॉ से थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी वे सिर्फ काले सम्राट थे। दूसरे शब्दों में, वे जीवित प्राणी थे जिन्होंने एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान बलिदान का उपयोग किया था। इसके विपरीत, व्हाइट थॉ एक शुद्ध गोलेम था जिसे रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। उसकी जीवित रहने की क्षमताएं उनसे कहीं बेहतर थीं। कितनी भयानक लपटें हैं! ये लपटें तो हेगेमॉन की लपटों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वेवशिफ्ट ने आश्चर्यचकित होकर कहा। पास के अज़ूरफिएंड ने कहा, आम हेगेमॉन तो उन लपटों में जलकर मर जाएंगे। इन काले सम्राटों के शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं, बस गर्मी से थोड़ा पिघल रहे हैं। फुश! जैसे ही फ्लेमविंग ने वो भयानक गहरे लाल रंग की लपटें उगलीं, उसके पंख फड़फड़ाए और उसे एक भयानक रोशनी के बोल्ट की तरह आगे की ओर धकेल दिया। ये तो बहुत तेज है। निम चौंक गया। फ्लेमविंग तो किसी भी राज्य जहाज से कहीं ज्यादा तेज उड़ रहा था। वह प्राणी बहुत तेज है। अपने ही राज्य में दूर छिपा हुआ हेजेमोन थंडरस्टार भी इससे हैरान रह गया। वह बिजली के दाव के जरिए हेजेमोन बन गया था और साधकों के बीच गति के शिखर पर पहुंच गया था। फिर भी उसे हैरानी हुई, वह मुझसे कहीं ज्यादा तेज है। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? फ्लेमविंग को फ्लेमविंग भगवान क्यों कहा जाता था? इसकी वजह थी उसकी अविश्वसनीय रूप से तेज उड़ान। यही वजह थी कि कई लोग उसे पक्षी मानते थे, क्योंकि उसकी ताकत उसकी उड़ान की गति में निहित थी।
आक्रमण तकनीकें गौण थीं। रेप फ्लेमविंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया और लगभग तुरंत ही एक काले सम्राट की ओर झपटा। उसने अपने एक गोल मटोल पंजे से काले सम्राट पर वार किया, जिससे काले सम्राट का हाथ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। काले सम्राट की छाती पर भी एक बड़ा घाव दिखाई दिया, इतना गहरा कि उसकी छाती के भीतर स्थित अनगिनत पत्थर के रास्ते दिखाई देने लगे। उसके शरीर के अंदर का एक ग्रह पूरी तरह से फट गया। ये काले सम्राट के लिए एक घातक प्रहार था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वार एक और पंजा वार, इस बार एक काले सम्राट के सिर पर निशाना साधा। हालांकि काले सम्राटों के सिर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे, फिर भी कोई भी पर्याप्त शक्ति से उन सिरों को चकनाचूर कर सकता था। नतीजतन ये दूसरा काला सम्राट भी मर गया। जल्दी पीछे हटो। लॉर्ड वुल्फ ये सब देखते ही रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उन्होंने उन गहरे लाल लपटों को देखा, उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए वे तुरंत अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन फ्लेमिंग की तुलना में उनकी उड़ान की गति बहुत बहुत धीमी थी। दोनों बिल्कुल अलग स्तर पर थे। पुस्तक 38 अध्याय 16 चौंकाने वाली अराजकता आदिम। ये काले सम्राट फ्लेमविंग भगवान की तुलना में कहीं अधिक धीमी गति से चलते थे और भयानक गहरे लाल लपटों ने उन्हें और भी धीमा कर दिया था। लॉर्ड वुल्फ के उन्हें मजबूत करने आने की बात पर उन्होंने तुरंत यह विचार त्याग दिया। उसकी गति को देखते हुए जब तक वह ऊपर उड़ता तब तक फ्लेमविंग गॉड उन सभी को लगभग मार ही डालता। इसलिए उन्हें अपना ध्यान खुद रखना था। सेना में शामिल हो, कुछ समय खरीदने के लिए मिलकर काम करें, हमें बस एक पल रुकना है। गोमेद मानवरूपी सभी प्राणी एकदम डर गए थे, मानो उनका सामना किसी प्राकृतिक शिकारी से हो गया हो। सौभाग्य से वे 9 एक साथ दौड़ पड़े थे और इस तरह एक दूसरे के काफी करीब थे। जब तक ज्वाला पंख वाले देवता ने उनमें से 2 को मार गिराया, तब तक बाकी 7 पहले ही जल्दी से इकट्ठा हो चुके थे। पहले इस संपदा खजाने के अंदर छिप जाओ। काले सम्राटों में से एक ने संपदा प्रकार का एक खजाना बाहर फेंका। चटक, गहरे लाल रंग की लपटें इतनी शक्तिशाली थीं कि हेगेमॉन्स को भी मार सकती थीं। यह उच्च स्तरीय अनंत संपदा खजाना तुरंत टूटने लगा और फिर खजाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। वाह! आग की लपटों में नहाए फ्लेमविंग भगवान के पंख एक बार फड़फड़ाए और सीधे 7 काले सम्राटों की ओर उड़ गए। ब्लॉक 7 काले सम्राटों ने एक साथ अपनी हथेलियां बाहर निकाली और उनके शरीरों को ढंके चांदी के चित्र चमकने लगे। उनकी विशाल काली हथेलियों पर बर्फ जमने लगी और एक भयानक ठंडी आभा उनमें से निकली, जो हमलावर फ्लेमविंग गॉड की ओर बढ़ रही थी। ग्रह मर जा। फ्लेमविंग प्रकृति की एक प्रभावशाली शक्ति थी। उसने स्वाभाविक रूप से उनके हमलों का सीधा सामना करना चुना। वह सीधे अपने विरोधियों की ओर उड़ी। उसके विशाल भालू जैसे पंजे इतनी ताकत से नीचे की ओर प्रहार कर रहे थे कि दूर से देखकर निंग और अजूरफाइंड के भी दिल कांप उठे। उसका हमला 7 काले सम्राटों की विशाल काली हथेलियों से सीधे टकराया। धमाका! यह अविश्वसनीय शक्ति का टकराव था और इससे उनके आसपास का स्थान तुरंत पूरी तरह से ढह गया और बिखर गया। जब 7 काले सम्राटों ने मिलकर सेनाएं बनाईं, तो वे इतनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हुए जो किसी अन्य देवता के बराबर थी। हालांकि फ्लेमविंग गॉड से लड़ते समय वे स्पष्ट रूप से नुकसान में थे, फिर भी वे कम से कम उसे कुछ देर के लिए रोकने में सफल रहे। जहां तक 7 काले सम्राटों की बात है, वे पीछे की ओर उड़ गए। उनके शरीर कांप रहे थे और चटक रहे थे क्योंकि उन पर बहुत सारे आंसू और चोटें दिखाई दे रही थीं। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई थीं, यहाँ तक कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में भी काफी लंबा समय लगेगा। फुफ! फ्लेमविंग गॉड अपने रास्ते में कुछ देर के लिए रुक जाने से क्रोधित हो गया। उसने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाए। फुफ! वह तुरंत शून्य में से गुजरा और काले सम्राटों पर टूट पड़ा, जो अभी भी हर दिशा में विस्फोट की प्रक्रिया में थे। उन्हें अभी तक संभलने का मौका नहीं मिला था। अच्छा नहीं है, अलग अलग भागो, अपने आप को बचाओ। सभी काले सम्राटों को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें इतनी जोर से पीछे की ओर धकेला गया था कि वे खुद पर नियंत्रण खो बैठे थे। उनके लिए एक बार फिर एकजुट होकर फ्लेमविंग गॉड को रोकना नामुमकिन था, इसलिए वे बस पिछले धमाके की गति का अनुसरण करते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रेप! फ्लेमविंग गॉड अविश्वसनीय गति से चलने में सक्षम था। उसके पंजे भागते हुए काले सम्राटों में से एक के शरीर के आर पार हो गए और तुरंत काले सम्राट की छाती फट गई। छाती के भीतर कई महत्वपूर्ण प्रणालियां छिपी थीं, इसलिए ये प्रहार घातक था। ग्वार! फ्लेमविंग ने अपना विशाल जबड़ा खोला और एक काले सम्राट को अपने दांतों से कुचल दिया, फिर अवशेषों को कुतर कर निगल गया। ये कैओसवर्स में मौजूद सबसे भयानक जानवरों में से एक था। एक कैओस प्रिमोडियल। भूख लगने पर ये अक्सर पूरे रियलवर्स को खा जाते थे। इसकी तुलना में इन गोमेद मानवरूपियों को फ्लेमविंग आसानी से निगल जाता था। दरअसल फ्लेमविंग को इनका चबाना बहुत पसंद था। इसे तुरंत बंद करो। लॉर्ड वुल्फ आखिरकार आ ही गया था। ताबड़तोड़ वार! लॉर्ड वुल्फ फ्लेमविंग का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फ्लेमविंग फिर भी ब्लैक एम्परर की पीठ पर पंजों से वार करने में कामयाब रहा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से धंस गई और उसके शरीर से चटचटाहट की आवाजें निकलने लगीं। ब्लैक एम्परर का आभामंडल तुरंत ही गायब हो गया। मर जा, धिक्कार है तुझ पर। क्रोधित लॉर्ड वुल्फ ने अचानक अपने दोनों हाथों में एक एक कृपाण खींच ली। वार! वार! कृपाण की इंद्रधनुषी किरणों की एक जोड़ी लॉर्ड वुल्फ के असीम क्रोध और हत्यारी इच्छा शक्ति से भरे आकाश में फैल गई। दोनों वार सीधे फ्लेमविंग गॉड की ओर बढ़े, जिसने बस अपने पंख फड़फड़ाए और उन्हें ढाल की तरह दोनों वारों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। धमाका! इस टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग फ्लेमविंग और 7 काले सम्राटों के बीच हुई टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग से भी अधिक शक्तिशाली थी। लॉर्ड वुल्फ पीछे की ओर उड़ गया, जबकि फ्लेमविंग भी रुक गया।
उसने लॉर्ड वुल्फ की ओर थोड़ा आश्चर्य से देखा। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। लॉर्ड वुल्फ ने पीछे मुड़कर देखा तो 4 गंभीर रूप से घायल बचे हुए ब्लैक एम्परर्स दूर के राज्य की ओर भागते हुए दिखाई दिए। इससे लॉर्ड वुल्फ के दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। मेरे पास 9 ब्लैक एम्परर्स थे और अब मैंने अचानक उनमें से 5 को खो दिया है। आइसपीक आर्मी ने अपने पूरे इतिहास में पहले कभी इतनी विनाशकारी क्षति नहीं झेली थी। आइसपीक आर्मी ने अपने रास्ते में आने वाले सभी को जीत लिया था, एक के बाद एक युद्ध छेड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उनकी कुल हानि केवल 8 ब्लैक एम्परर्स की हुई थी। इस बार वे इस नाजुक डाउलॉर्ड को आसानी से मार डालने की योजना बना रहे थे और फिर भी उन्होंने अपने 5 ब्लैक एम्परर्स को तुरंत खो दिया था। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें उन अदरवाइज लॉर्ड्स के बराबर होना चाहिए। मैं शायद तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। फ्लेमविंग गुर्राया। तो तुम जाओ और भाग जाओ, मैं तुमसे लड़ने की जहमत नहीं उठा सकता। अगर वे साथ मुझे थोड़ी देर के लिए रोक न पाते तो मैं अब तक उन सबको खत्म कर चुका होता। सचमुच। फ्लेमविंग गॉड की भयानक गति को देखते हुए वह लॉर्ड वुल्फ के आने से पहले ही सभी गोमेद मानवों को मार गिराने में सक्षम था। हालांकि 7 काले सम्राटों ने मिलकर जो अतिरिक्त समय खरीदा था उसके कारण फ्लेमविंग गॉड की गति कुछ देर के लिए धीमी हो गई, जिसके परिणामस्वरूप केवल 5 मारे गए और 4 बच निकले। यह लॉर्ड वुल्फ को और भी गुस्सा आया। उसने पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं झेला था और उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। मर जा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पीटने की योजना बना रहा था, लेकिन तुम मुझ पर हमला करने पर अड़े हो। फ्लेमिंग ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और हमला किया। उनके चारों ओर 10 अरब किलोमीटर का अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया और शून्य भी अंतरिक्ष रेत के अनगिनत छोटे छोटे झुलसते टुकड़ों में बदल गया, क्योंकि विशालकाय फ्लेमिंग उस सुनहरे आकार के खिलाफ भयंकर युद्ध कर रहा था। यह एक बिल्कुल अलग स्तर का युद्ध था, मानो दैत्यों का टकराव हो। फ्लेमिंग को बढ़त हासिल थी और वह सुनहरे आकार पर पूरी तरह से हावी था। उसे बार बार पीछे की ओर पटक रहा था। हालांकि सुनहरे सम्राटों के शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे। लॉर्ड वुल्फ के सुनहरे रूप पर एक भी खरोंच नहीं दिख रही थी और इसलिए लॉर्ड वुल्फ अपनी अवर्णनीय रूप से उत्कृष्ट आधिपत्य वाली कृपाण कलाओं से बार बार आक्रमण करता रहा। भयानक झड़पों से निंग और एजोरफाइंड दोनों कांप उठे। तो अदरवाइज लॉर्ड्स के बीच लड़ाई ऐसी दिखती है? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। फ्लेमिंग वाकई अदरवाइज लॉर्ड से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह उन्हें मार नहीं सकता था। आखिरकार दाव के बारे में उसकी समझ बहुत कमजोर थी। वह युद्ध के लिए पूरी तरह से अपनी जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर था और इस तरह अदरवाइज लॉर्ड्स उसके हमले के सामने जिंदा बचे रहे। हालांकि आमने सामने की टक्कर में वे फ्लेमिंग को पूरी तरह से हरा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जिसका शरीर स्वर्ण सम्राट लॉर्ड वुल्फ जैसा मजबूत था, वह भी हर वार में पीछे की ओर उड़ जाता था। हालांकि क्रोध के कारण लॉर्ड वुल्फ निरर्थक आक्रमण जारी रखता रहा। ये सचमुच प्रलयनकारी शक्ति का दृश्य था। ऐसे हमलों के आगे तो हेगेमॉन भी नष्ट हो जाएंगे, और ये तो आइसपीक आर्मी का एक जनरल है। एजोरफियंट ने आश्चर्य से आह भरी। वह एक स्वर्ण सम्राट है। यहाँ तक कि अकेला राजा भी एक स्वर्ण सम्राट ही है। पास ही खड़े सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। अकेले राजा का फायदा उसकी युद्ध मशीनों में है, लेकिन वे युद्ध मशीनें तुम्हारे फ्लेमिंग गॉड को मुश्किल से गुदगुदा पाएंगी। वे फ्लेमिंग गॉड के लगभग अविनाशी शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अगर अकेला राजा आ भी जाए तो भी वह तुम्हारे कैओस प्रिमोडियल द्वारा नियंत्रित और प्रताड़ित किया जाएगा। यही बात उन जीवों को इतना भयानक बनाती है। निंग ने सिर हिलाया। अचानक दूर से एक स्पेस टाइम लहर दिखाई दी। उसके पीछे एक सफेद वस्त्रधारी, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे, स्पेस टाइम दरार से निकलता हुआ दिखाई दिया। ये हेगेमॉन ब्राइट शो था। कितने भयानक शॉकवेव्स! हेगेमॉन ब्राइट शो अपने सामने के भयावह दृश्य को देखकर राख से तर हो गया। ये युद्ध का एक ऐसा स्तर था जो उसके लिए बिल्कुल असंभव था, और ये शॉकवेव्स भी बिल्कुल अलग स्तर पर थीं। कितनी शक्ति! क्या यही वह भयानक शक्ति है जिसके बारे में रिंसेलॉर्ड विंडग्रेस ने बात की थी? वह शक्ति जो उसके नियंत्रण से भी परे है। दूर से एक और आकृति दिखाई दी। वह हेगेमॉन विंडरेन था, एक स्वर्ण सम्राट, एक महान स्वर्ण सम्राट जो कथित तौर पर अन्य लोगों के स्वामी के समकक्ष है। युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो रहा है। ये राक्षस कहाँ से आ गया? हेजमोन नेदरलिली भी प्रकट हुआ। इस युद्ध की भयानक आघात तरंगों को फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के तीनों शक्तिशाली हेजमोनों ने महसूस कर लिया था, और इसलिए वे सभी जल्दी से यहाँ आ गए थे। एक तरफ हेगेमॉन थंडरस्टार और उसका साम्राज्य, साथ में 4 बचे हुए काले सम्राट थे। दूसरी तरफ निंग का दल और 3 नए आए हेगेमॉन थे। फ्लेमिंग और पागल लॉर्ड वुल्फ के बीच युद्ध जारी रहा और वे सभी स्तब्ध होकर देखते रहे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है! लॉर्ड वुल्फ ने गुस्से से भरी एक दहाड़ मारी जो हर तरफ गूंज उठी। उसकी आवाज क्रोध, आक्रोश और अपमान से भरी हुई थी। वह पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था जितना अभी था। उसने अनगिनत हमले किए थे, लेकिन वह इस तरह लड़ना जारी नहीं रख सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो उसके शरीर में ऊर्जा का भंडार खत्म होने लगेगा और उस समय वह जानलेवा खतरे में पड़ जाएगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं इसे नहीं भूलूंगा, मैं इसे नहीं भूलूंगा। लॉर्ड वुल्फ दूर खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक को घूरने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें भयानक घृणा और द्वेष से भरी थीं। चलो चलें। लॉर्ड वुल्फ तुरंत भागने लगा। पुस्तक 38, अध्याय 17, पीछा। ओह, अब तुम भागना चाहते हो? अब तक फ्लेमिंग देवता भी लॉर्ड वुल्फ से पूरी तरह क्रोधित हो चुके थे।
उनके पंख फड़फड़ा रहे थे और वे भयानक गति से शून्य में उड़ते हुए भागते हुए लॉर्ड वुल्फ के पास पहुंच गए। फ्लेमविंग ने एक बार फिर अपने पंजे लॉर्ड वुल्फ पर फेंके। तो तुम्हें लगता है कि तुम बस हमला कर सकते हो और अपनी मर्जी से भाग सकते हो? धमाका, एक जबरदस्त धमाका हुआ। लॉर्ड वुल्फ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसके हाथों में मौजूद युद्ध ब्लेड प्रकाश के वृत्तों की तरह घूमने लगे। वह खुद भी बाहर की ओर झुका और प्रघात तरंग की गति का लाभ उठाकर भागता रहा। उसका शरीर इतना मजबूत था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लॉर्ड वुल्फ भागता रहा जबकि फ्लेमविंग ने हमला जारी रखा। उसका पीछा करो, फ्लेमविंग। निंग ने मन ही मन आदेश दिया। छोड़ो मुझ पर। ये आदमी सोचता है कि जब चाहे भाग सकता है। ये इतना आसान नहीं होगा। फ्लेमविंग ने गुस्से से पीछा किया। चलो उनका पीछा करते हैं। निंग ने हाथ हिलाकर अपना राज्य दिखाया। निंग, अजूर फाइंड, सम्राट वेवशिफ्ट और व्हाइट थॉ सभी उसमें उड़ गए। डार्क नॉर्थ, चलो हम भी देखते हैं। हेगेमॉन ब्राइट शो उड़कर आया। उसके पीछे हेगेमॉन नेदरलिली और हेगेमॉन विंडरेन भी थे। वे अदरवज लॉर्ड स्तर के लड़ाकों के बीच युद्ध देखने में बेहद रुचि रखते थे, खासकर इसलिए क्योंकि वे खुद किसी खतरे में नहीं थे। युद्ध का जो संक्षिप्त हिस्सा उन्होंने पहले देखा था उससे उन्हें कुछ बातें पहले ही पता चल गई थीं। निस्संदेह वह रहस्यमय और भयानक जानवर जिसने स्वर्ण सम्राट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था निंग के पक्ष में ही था। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। निंग ने उन्हें मना नहीं किया और इसलिए निंग, सम्राट वेवशिफ्ट, अजूर फाइंड, ब्राइट शो, विंडरेन, नेदरलिली और व्हाइट थॉ सभी उस रियल शिप पर सवार होकर उन दोनों लड़ाकों का पीछा करने लगे। हालांकि निंग अपनी गति से रियल शिप को फ्लेमविंग गॉड जितनी तेज नहीं चला पा रहा था, लॉर्ड वुल्फ उन दोनों से कहीं ज्यादा धीमा था। जैसे जैसे फ्लेमविंग गॉड लॉर्ड वुल्फ का पीछा करते और उसे पीटते रहे, निंग और बाकी लोग आसानी से उसके साथ बने रहे। वेवशिफ्ट बहुत दिनों बाद मिले। वेवशिफ्ट, हेजेमोन ब्राइट शो और बाकी दोनों हेजेमोन्स ने सम्राट वेवशिफ्ट का अभिवादन किया। उनकी तरह सम्राट वेवशिफ्ट भी फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के मूल निवासी थे। स्वाभाविक रूप से वे उन तीनों से बहुत पहले मिल चुके थे। वे आपस में बातें कर रहे थे और अपने सामने हो रहे दूर उच्च स्तरीय युद्ध को देख रहे थे। डार्क नॉर्थ, क्या ये प्राणी उन प्रसिद्ध कैओस प्रिमोडियल्स में से एक है? हेगेमॉन ब्राइट शो ने जल्द ही वह प्रश्न पूछा जो वह सबसे ज्यादा पूछना चाहता था। पास में ही मौजूद हेगेमॉन विंडरिन और हेगेमॉन नेदरलिली दोनों भी उत्सुक थे। निंग ने सिर हिलाया। ये सचमुच एक कैओस आदिम है। इसका नाम फ्लेमविंग गॉड है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे पता था। केवल पौराणिक कैओस प्रिमोडियल्स ही इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हेगेमॉन ब्राइट शो और अन्य लोग प्रबुद्ध हो गए। हालांकि उनके अपने अनुमान थे, उन्होंने वास्तव में पहले कभी कैओस प्रिमोडियल नहीं देखा था। वे पौराणिक प्राणी थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। फ्लेमविंग गॉड, एक कैओस प्रिमोडियल, आइसपीक आर्मी से लड़ रहा है। उसे वश में कर लिया गया होगा, है ना? हेगेमॉन विंडरेन ने पूछा। हेगेमॉन नेदरलिली ने सम्राट वेवशिफ्ट की ओर मुड़कर देखा। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कहा, वेवशिफ्ट, क्या तुमने इस कैओस प्रिमोडियल को वश में कर लिया? सभी लोग विस्मय से भर गए। पौराणिक कैओस प्रिमोडियल्स अत्यंत दुर्लभ थे और उनमें से किसी एक प्राणी को वश में करना किसी मिथक से परे की बात थी। फिर भी सम्राट वेवशिफ्ट का ऐसा कर पाना उनके लिए चौंकाने वाला लेकिन विश्वसनीय था। सम्राट वेवशिफ्ट को अक्सर सर्वोच्च शक्तियों द्वारा आमंत्रित और सम्मानित किया जाता था, जो उन्हें कुछ अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय स्थानों पर अपने साथ चलने के लिए कहते थे। यह विश्वास करने योग्य था कि वह इतने भाग्यशाली रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी ही किसी यात्रा पर एक कैओस प्रिमोडियल को वश में कर लिया। मुझमें ऐसी क्षमता नहीं है। सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया। डार्क नॉर्थ ने ही इसे वश में किया था। डार्क नॉर्थ, हेगेमॉन ब्राइट शो और बाकी सब अविश्वास से निंग को घूरने लगे। एक पल के लिए उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहें। डाउलॉर्ड डार्क नॉर्थ तो एक राक्षस था। उन्होंने इतने भयानक डाउलॉर्ड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अगर लोनली किंग या हेगेमॉन विंडरेन जैसे शक्तिशाली सम्राट ने किसी कैओस प्रिमोडियल को वश में कर लिया होता तो बात समझ में आती, लेकिन डाउलॉर्ड, यह वाकई चमत्कारी था। भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं। निंग शांति से युद्ध को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। उसकी नजर दुश्मन के उस साम्राज्य पर टिकी थी जो बिजली की चमक की तरह पीछे से आ रहा था। वह साम्राज्य वाकई तेज है। यह मेरे साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा तेज उड़ता है। इसकी अचानक बढ़ती गति से मुझे अंदाजा हो रहा है कि यह फ्लेमिंग से भी तेज है। हेगेमॉन थंडरस्टार, बिजली के दाव के जरिए हेगेमॉन बना। वह गति में बेहद कुशल है और जब वह किसी साम्राज्य का नेतृत्व करता है तो वह कई साम्राज्यों की तुलना में उसकी पूरी शक्ति को और भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाता है, जिससे वह कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाता है। पास ही बैठे सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। इसलिए व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि सचमुच मायने रखती है। अलग अलग महाशक्तियों के हाथों में अलग अलग खजाने अलग अलग स्तर की शक्ति को उजागर करने में सक्षम होंगे। निंग ने सिर हिलाया। हेगेमॉन थंडरस्टार ने अपने राज्य को युद्ध के किनारे पर रखा, दूर छिपकर और फ्लेमविंग भगवान के पीछा करते हुए देखता रहा। थंडरस्टार, जल्दी करो और हमारे जनरल को बचाने जाओ। अन्य 4 काले सम्राटों ने हताश होकर आग्रह किया। मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हेगेमॉन थंडरस्टार ने अपना सिर हिलाया। वह कैओस प्रिमोडियल बहुत तेज है। हालांकि मैं उड़ने में कुशल हूँ, फिर भी मेरी गति उस प्राणी के बराबर भी नहीं है। हालांकि मैं एक ऐसे क्षेत्र का कमांडर हूँ जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी मैं उससे थोड़ा ही तेज हूँ। समस्या यह है कि आपका सेनापति लॉर्ड वुल्फ बहुत धीमा है, यहाँ तक कि मेरे सामान्य उड़ान से भी धीमा। कैओस प्रिमोडियल उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। एक बार मैं उसके पास गया तो शायद मैं भी उसके द्वारा पकड़ लिया जाऊंगा।
और एक बार जब वह हमें पकड़ लेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उफ, धिक्कार है। चारों काले सम्राट भी बेहद क्रोधित थे। उन्हें इससे गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचे थे, लेकिन वे जानते थे कि फ्लेमिंग गॉड कितना भयानक था। आखिरकार उसने पलक झपकते ही उनके 5 साथियों को मार डाला था। अगर उनकी धड़कन भी धीमी होती तो वे भी मर जाते। चिंता मत करो, मैं कह सकता हूँ कि लॉर्ड वुल्फ खुद को जिंदा रखने में पूरी तरह सक्षम है, हेगेमॉन थंडरस्टार ने कहा। हाँ, जनरल ने अब वो सारे पागलपन भरे हमले बंद कर दिए हैं। अगर उन्हें बस खुद को जिंदा रखना है तो वो अपनी ऊर्जा की खपत को काफी कम कर पाएंगे। वो काफी लंबे समय तक लड़ते रह पाएंगे। हालांकि वह कैओस प्रिमोडियल बहुत शक्तिशाली है, उसकी अंतर्दृष्टि बहुत कमजोर है। उसके हमले बहुत ही अनाड़ी हैं, जिससे जनरल का जिंदा रहना आसान हो जाता है। चारों काले सम्राटों ने सिर हिलाया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि लॉर्ड वुल्फ खुद को सिर्फ इसलिए सुरक्षित रख पा रहा था क्योंकि उसके पास एक अदरवज लॉर्ड जैसा युद्ध कौशल था। क्या काले सम्राट उन्हें पसंद करते हैं? हाँ, कैओस प्रिमोडियल के पास दाव के बारे में बहुत कम समझ हो सकती है, लेकिन फिर भी वह उन्हें आसानी से कुचल देगा। शक्ति में इतनी भारी असमानता के सामने कोई भी समझ काफी नहीं होगी। धमाका स्लैश। वाह, लॉर्ड वुल्फ को गेंद की तरह इधर उधर पटक दिया जा रहा था। हर बार वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से समय पर तैनात कर रहा था ताकि फ्लेमिंग गॉड के हमलों से उत्पन्न गति का उपयोग करके भाग सके, जिससे उसे अपनी ऊर्जा का केवल थोड़ा सा ही उपयोग करने का मौका मिला। हालांकि उसे बार बार उड़ाया जा रहा था। लॉर्ड वुल्फ बिल्कुल शांत रहे और उन्होंने अपने पीछे आ रहे साम्राज्य पर पूरा ध्यान देना जारी रखा। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, मैं इसे नहीं भूलूंगा। बस इंतजार करो और देखो। समय बीतता गया और यह पीछा हजारों सालों तक चलता रहा। निंग अपने राज्य में उन दोनों का पीछा करता रहा, लेकिन उसके चेहरे की उदासी गहरी होने लगी थी। वह पीछा इसलिए जारी रखे हुए था क्योंकि वह एक स्वर्ण सम्राट को मारने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसका कैओस प्रिमोडियल जबरदस्त कर्मों के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ था और उसका शरीर लगभग अविनाशी था। साथ ही उसमें अपार शक्ति भी थी जो अविश्वसनीय रूप से तेजी से पुनः भर जाती थी। यही कारण था कि सिथे ने इसे जेटफायर क्षेत्र के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया था। हालांकि स्वर्ण सम्राट अपनी ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे पुनः भरते थे। निंग बेसब्री से लॉर्ड वुल्फ के अपनी ऊर्जा को समाप्त होते देखने का इंतजार कर रहा था, जिस समय वह शायद नष्ट हो जाएगा। अफसोस, उसका दुश्मन कोई मूर्ख नहीं था। लॉर्ड वुल्फ ने अपने उन्मत्त हमले बंद कर दिए थे और उसकी जगह फ्लेमिंग के ही हमलों की गति का इस्तेमाल कर रहा था। नतीजतन वह अपनी ऊर्जा की खपत इतनी कम रख रहा था कि वह जितनी ऊर्जा खर्च करता उसे फिर से भर लेता, जिससे वह बहुत लंबे समय तक प्रतिरोध कर पाता। हजारों साल हो गए हैं, लेकिन लॉर्ड वुल्फ अब भी आसानी से बचाव करने में सक्षम है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये साफ जाहिर है कि उनकी ऊर्जा व्यय दर उनकी पुनःपूर्ति दर से कम है। वापस आओ, फ्लेमिंग, निंग ने अंततः आदेश जारी किया। ग्वार, फ्लेमिंग ने महाअंधकार में एक आखिरी गर्व भरी दहाड़ लगाई। उसके लिए हजारों सालों तक किसी प्रतिद्वंद्वी का पीछा करना कोई मायने नहीं रखता था। वह तो बस एक झपकी लेकर ही पूरा अराजकता चक्र बिता सकता था। भागता हुआ लॉर्ड वुल्फ कुछ देर के लिए चौंका। कुछ ही क्षणों बाद उसे एहसास हुआ कि फ्लेमिंग गॉड ने आखिरकार उसका पीछा करना छोड़ दिया है। तभी लॉर्ड वुल्फ हेगेमॉन थंडरस्टार के राज्य की ओर उड़ने के लिए मुड़ा। स्वूश, वह तेजी से उस क्षेत्र में उड़ गया, जो फिर नाटकीय रूप से तेज हो गया और बिजली की रोशनी की एक चमकदार रेखा में बदल गया और महान अंधेरे में गायब हो गया। निंग चुपचाप अंधेरे में घूर रहा था। पास ही खड़े सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा, ऊर्जा भंडार के मामले में कैओस प्रिमोडियल्स अदरवज लॉर्ड्स से कहीं आगे हैं। अफसोस, दाव के बारे में इसकी समझ बहुत कम है। यह एक बच्चे की तरह है जो केवल बुनियादी युद्ध ही कर पाता है, इसलिए इसकी सारी अपार शक्ति बेकार है। ये युद्ध में अदरवज लॉर्ड्स को केवल दबा सकता है, मार नहीं सकता। किंवदंतियां कहती हैं कि ऐसा कोई अदरवज लॉर्ड या स्वर्ण सम्राट कभी नहीं हुआ जो कैओस प्रिमोडियल के हाथों मारा गया हो। निंग ने सिर हिलाया। यह अपनी शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं करता। सिथे इसकी सारी भयानक ऊर्जा को जेटफायर क्षेत्र स्थापित करने में सक्षम थे, फिर इसे एक डेसिमेट्स वेव में बदल सकते थे जो अन्यवर्स लॉर्ड्स को आसानी से मार सकती थी। अगर फ्लेमिंग दाव के बारे में निंग के स्तर की समझ हासिल कर लेता तो वह स्वर्ण सम्राटों को आसानी से मार सकता था। अफसोस, दाव के बारे में उसकी समझ नगण्य थी और उसमें बस सबसे बुनियादी पशुवत प्रवृत्तियां थीं। उसे बस हमले के सबसे बुनियादी तरीके ही पता थे। यह अफसोस की बात है कि हमें उस स्वर्ण सम्राट को भागने देना पड़ा, एजियोरफिएंट ने बुदबुदाया। हम अब और उसका पीछा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते तो जब लोनली किंग बाकी आइसपीक सेना को आकर उन्हें मजबूत करने का आदेश देता तो हम मुसीबत में पड़ जाते, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। तब तक हमारे पास फ्लेमिंग गॉड की सुरक्षा में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पुस्तक 38, अध्याय 18, 2 प्रतिस्पर्धी पक्ष। जी निंग ने सिर हिलाया। पूरी आइसपीक सेना में कुल 4 स्वर्ण सम्राट थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली लोनली किंग था क्योंकि उसके पास कई सिथे युद्ध मशीनें थीं। उसने उन मशीनों से दूसरे ब्रह्मांडों को भी नष्ट कर दिया था। आखिरकार फ्लेमिंग गॉड तो अकेला ही था। उसके लिए इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर उसे दूसरों की भी रक्षा करनी हो तो उसके लिए ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही होगा कि वे उसकी संपत्ति दुनिया में छिपकर लड़ें। बेशक निंग फ्लेमिंग गॉड को सीधे लोनली किंग के अड्डे पर हमला करने का आदेश दे सकता था। दूसरे शब्दों में, अगर ये लड़ाई सचमुच हाथ से निकल जाती तो इसमें शामिल किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। फुफ,
फ्लेमिंग फिर से सुर्ख चेहरे वाले मोटे आदमी में बदल गया और फिर से दायरे में दाखिल हो गया। वाह, बहुत अच्छा मुकाबला था। मुझे इस तरह लड़ने का मौका सदियों बाद मिला था। वाह, फ्लेमिंग खुद पर बहुत खुश था। वो लॉर्ड वुल्फ या जो भी हो, वो मार तो झेल ही सकता है। मैं गिन भी नहीं सकता कि मैंने उसे कितनी बार मारा, पर मैं उसे गिरा नहीं पाया। हेजेमोन ब्राइट शो, हेजेमोन नेदरलिली, हेजेमोन विंटरिन और एजियोरफिएंट सभी उस मोटे आदमी को डरी हुई नजरों से देख रहे थे। यह मासूम सा दिखने वाला आदमी लड़ते हुए हेजेमोन्स को आसानी से मार गिराने में सक्षम था। यहाँ तक कि अदरवाइज लॉर्ड्स भी पूरी तरह से पराजित हो सकते थे, हालांकि फिर भी जिंदा रह सकते थे। और ये तीनों कौन हैं? फ्लेमिंग ने हेगेमोन ब्राइट शो और बाकी दो की तरफ देखा, फिर अपने होंठ चाटे। मालिक, क्या मैं इन्हें खा जाऊं? मत करो। हेगेमोन ब्राइट शो और अन्य लोग उस अनौपचारिक टिप्पणी से बुरी तरह डर गए। वे मेरे दोस्त हैं, फ्लेमिंग। परेशानी खड़ी करना बंद करो, निंग ने तुरंत कहा। ओह, फ्लेमिंग ने सिर हिलाया, फिर लापरवाही से पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने हाथ हिलाया, जिससे कुछ खाना निकला और वह उसे चबाने लगा। कैओस प्रिमोडियल्स वाकई असाधारण हैं। हेगेमोन ब्राइट शो ने राहत भरी सांस ली। वे सभी अनजाने में निंग की ओर बढ़ गए। फ्लेमिंग गॉड से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहते थे। उस युद्ध को देखने के बाद मेरे क्षितिज का विस्तार हुआ है, हेगेमोन विंड्रिन ने आह भरते हुए कहा। मैंने अक्सर सुना है कि अदरवाइज लॉर्ड्स के बीच युद्ध कितने भयानक हो सकते हैं, लेकिन मैंने खुद कभी ऐसा नहीं देखा। आखिरकार उस स्तर के विशेषज्ञ शायद ही कभी लड़ते हैं। ये पहली बार था और यह सचमुच एक अविश्वसनीय दृश्य था। वे वास्तव में शक्ति में हमसे पूरी तरह आगे हैं। निंग ने सिर हिलाया। वह भी इस हालिया लड़ाई से स्तब्ध था। फ्लेमिंग गॉड की लपटें ही उसे भूनकर मार डालने के लिए काफी होती, जबकि गोल्डन एम्परर्स अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही रहे। फ्लेमिंग ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन लॉर्ड वुल्फ को नुकसान नहीं पहुंचा सका। निंग को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि फ्लेमिंग में अदरवाइज लॉर्ड्स से थोड़ी ज्यादा आक्रमण शक्ति थी, लेकिन वह उन्हें मार नहीं सकता था। हालांकि रक्षात्मक शक्ति के मामले में फ्लेमिंग पूरी तरह से अविनाशी था और उसकी शक्ति भी लगभग असीमित थी। लोनली किंग की सिथे युद्ध मशीनों ने उसे वास्तव में अदरवाइज लॉर्ड्स को मारने की अनुमति दी। फिर भी वह फ्लेमिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया और उसकी रक्षात्मक शक्ति अन्य गोल्डन सम्राटों के बराबर ही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह लंबी लड़ाई लड़ने में असमर्थ था। जिस तरह रियल्स लॉर्ड विंड्रेस ब्लैकसन के प्रत्येक सक्रियण के साथ भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता था, उसी तरह लोनली किंग की सिथे युद्ध मशीनें भी भयानक मात्रा में ऊर्जा खर्च करती थीं। इस प्रकार, हालांकि कुछ प्रमुख शक्तियों के पास स्पष्ट रूप से कैओस प्राइमोडियल से ज्यादा आक्रमण शक्ति थी, फिर भी वे उन प्राणियों को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। फ्लेमिंग लोनली किंग के सभी अधीनस्थों का बिना किसी दंड के वध कर सकता था और लोनली किंग बस देखता ही रह जाता। ये लड़ाई वाकई सभी के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। जी निंग, एजियोरफाइंड, ब्राइट शो, विंडरिन, नेदरलिली, ये सभी हेगेमोनिक फिगर्स थे और आज उन्हें एहसास हुआ कि उच्च स्तरीय अदरवाइज लॉर्ड्स कितने भयानक थे। बाकी लोग इस बात से भी ईर्ष्या कर रहे थे कि निंग ने वास्तव में एक कैओस प्राइमोडियल को वश में कर लिया था। धत तेरी की, पूरे राज्य में कई आकृतियां बिखरी हुई थीं। सभी मौन थे और सुनहरा मानवरूपी सबसे पहले बोला और उस मौत के सन्नाटे को तोड़ा। लॉर्ड वुल्फ वहीं खड़ा था, उसकी आंखें ठंडी और हत्या से भरी हुई थीं। उसके आसपास की हवा मानो जम गई हो। उसने आज जैसी अपमानजनक हार पहले कभी नहीं झेली थी। जनरल, बाकी चारों ने लॉर्ड वुल्फ की ओर देखा। हम इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने दे सकते, लॉर्ड वुल्फ ने दांत पीसते हुए कहा। हमें मदद के लिए महामहिम को बुलाना होगा। वाह, ठंड की एक अंतहीन आभा चारों ओर के शून्य को ढकने के लिए बाहर निकली। शून्य के बीचों बीच एक विशाल हिमखंड लटका हुआ था और वह हिमखंड जमी हुई पर्वत चोटियों से भरा हुआ था। उन पर्वतों में से एक की चोटी के ऊपर एक आकृति हवा में तैर रही थी। यह आकृति एक विशाल उड़ते हुए चांदी के सिंहासन पर विराजमान थी और उसने सुंदर चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ, उसकी गर्दन, उसका चेहरा और शरीर के अन्य खुले अंग सभी सुनहरे थे। चांदी के वस्त्र पहने ये सुनहरा मानवरूपी अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी भुजाएं सिंहासन के आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थीं। उसके माथे के बीचों बीच एक रक्त लाल रत्न जड़ा हुआ था, मानो तीसरी आंख हो, और वह शक्ति से भरपूर था। यह आदमी चुपचाप दूर शून्य में देख रहा था। आइसपीक आर्मी में हर कोई जानता था कि लोनली किंग अक्सर वहां अकेला बैठा रहता था और शून्य में देखता रहता था। लोनली किंग के चेहरे पर हमेशा एक ठंडी सी नजर रहती थी, एक ऐसी नजर जो उसे देखने वालों में दहशत पैदा कर देती थी। बस एक विचार से वह अपने अधीनस्थों के स्वर्ण सम्राट और काले सम्राट के शरीर छीन सकता था, फिर उन्हें दूसरों को सौंप सकता था। इस प्रकार आइसपीक आर्मी के सभी सैनिक उसके प्रति भय से भर जाते थे। वे उसकी नाराजगी मोल लेने से डरते थे। एकमात्र बार जब उन्होंने मुस्कुराहट का संकेत दिया वह तब था जब वह युद्ध और नरसंहार में लगे हुए थे। महाराज, एक धूसर वस्त्रधारी आकृति उड़कर आए, फिर आदरपूर्वक झुकी। एकाकी राजा ने अपनी सुनहरी निगाहें उस धूसर आकृति पर घुमाई। तुम लॉर्ड वुल्फ के अनुचर हो? मैं हूँ, धूसर वस्त्रधारी आकृति ने आदरपूर्वक कहा। मेरा असली शरीर कई वर्षों से जनरल के साथ है। अभी अभी मुझे लॉर्ड वुल्फ से आदेश मिला है कि मैं आपको कुछ गंभीर समाचार सुनाऊं। महाराज,
बोलो, एकाकी राजा ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। उसकी दृष्टि एक बार फिर अनंत शून्य पर केंद्रित हो गई। यह मामला डार्कनॉर्थ नाम के एक डाउलॉर्ड से जुड़ा है। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूरे मामले को विस्तार से, बिना किसी अतिशयोक्ति के, सम्मानपूर्वक बताना शुरू किया। उसने घटनाओं का ठीक वैसा ही वर्णन किया जैसा हुआ था। अकेला राजा बिना एक बार भी टोके पूरी कहानी सुनता रहा। जब उसने सुना कि जीनिंग में एक हेगेमॉन की शक्ति है, तो उसकी प्रतिक्रिया बस पलक झपकाने जैसी थी। जब तक उसने कैओस प्रिमोडियल शब्द नहीं सुने, तब तक उसने उस धूसर वस्त्रधारी आकृति की ओर मुड़कर नहीं देखा। एक अराजकता का आदिम रूप। अकेला राजा धीरे से बुदबुदाया, और यह किसकी सेवा करता है? वेव शिफ्ट नहीं। लॉर्ड वुल्फ ने कहा कि उन्होंने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को कैओस प्रिमोडियल को आदेश देते देखा। उन्होंने कहा, फ्लेमविंग, इन सबको मार डालो। दूसर वस्त्रधारी आकृति ने उत्तर दिया। इसलिए इस कैओस प्रिमोडियल का नाम फ्लेमविंग होना चाहिए और इसका स्वामी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ होना चाहिए। इस कैओस प्रिमोडियल का स्वामी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है। लोनली किंग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। वह मुस्कुरा रहा था। ये दृश्य धूसर वस्त्रधारी सम्राट के मन में भय भर गया। जब भी वह अकेले राजा को मुस्कुराते देखता, उसे भय का अनुभव होता। अच्छा, यह अच्छी बात है कि वह डाउलॉर्ड की सेवा करता है। अकेला राजा ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह काफी प्रसन्न हो रहा हो। लॉर्ड वुल्फ ने कहा है कि उन्होंने 5 काले सम्राट खो दिए हैं। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा, हमें क्या करना चाहिए? हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। जो बीत गई सो बीती। इस मामले को यहीं खत्म होने दो, अकेला राजा ने शांति से कहा। तो फिर हमारे 5 मारे गए काले सम्राटों का क्या हुआ? भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूछा। मर गए तो मर गए। अकेला राजा बिल्कुल शांत और उदासीन रहा। इस मामले को यहीं खत्म होने दो। ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक अविश्वसनीय प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार है। अब उसके इशारे पर एक कैओस प्राइमोडियल है, और ज्यादातर डाउलॉर्ड पागल होते हैं। इस डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से लड़ना ही बेहतर नहीं है। अगर हम उससे लड़ें और वह अपने कैओस प्राइमोडियल को हमारे अड्डे पर हमला करने का आदेश दे, तो कौन उसका सामना कर पाएगा? भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति आज्ञाकारी भाव से सुनता रहा। लॉर्ड वुल्फ को मेरा जवाब भेज दो। उन्हें और उनके अधीनस्थों को फ्लेमड्रैगन रील्म्स में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। लोनली किंग की आंखों में उत्सुकता का भाव था। उसे इंतजार करने दो और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा करने दो। जैसे ही उसे खबर मिले कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने अपना डाउमेज विफल कर दिया है, मुझे सूचित कर देना। समझ गया, भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। याद रखना, आज के बाद तुम्हें डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से दुश्मनी नहीं करनी है। जब तक वह अपना डाउमेज पूरा नहीं कर लेता, तब तक मुझसे उसके बारे में बात मत करना। लोनली किंग ने आदेश दिया। अब जाओ। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और तुरंत चला गया। अकेला राजा अपने उल्टे चांदी के सिंहासन पर बैठा, चुपचाप शून्य में देखता रहा। उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक थी। तो इसका स्वामी एक डाउलॉर्ड है। डाउलॉर्ड का जीवन बहुत छोटा होता है। डाउलॉर्ड के मरते ही इस प्राणी के लिए एक नए स्वामी को स्वीकार करने का समय आ जाएगा। द हिडन फाइंड रियल्म्स, द ब्लैक सन। रील्म्स लॉर्ड विंड्रेस को हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन विंड्रेन और हेगेमॉन नेदरलिली से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एक अराजकता आदिम, और इसका स्वामी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है। अस्त व्यस्त दिखने वाला बूढ़ा आदमी अपने छोटे से आंगन से बाहर निकला। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। तो एक महान कैओस प्रिमोडियल प्रकट हो गया है। रील्म्स लॉर्ड विंड्रेस ने तुरंत चिल्लाकर कहा, मेरे आदेशानुसार सुनिश्चित करें कि कैओस प्रिमोडियल के बारे में कोई भी खबर बाहरी लोगों को न बताई जाए। 16 रील्म्स एलायंस के सभी हेगेमॉन्स, साथ ही आने वाले हेगेमॉन्स और सम्राटों को सख्त आदेश दिया गया है कि वे ये जानकारी किसी को न बताएं। जी हाँ गुरुदेव, पास खड़े दोनों शिष्यों ने आदरपूर्वक कहा। क्षेत्र के स्वामी विंड्रेस ने धीरे से सोचा, एक बार बात फैल गई तो और भी बूढ़े यहाँ खींचे चले आएंगे। डाउलॉर्ड्स का जीवन बहुत छोटा होता है। एक बार यह डाउलॉर्ड मर गया, अगर उसने कैओस प्रिमोडियल को किसी और के पीछे चलने का आदेश दिया, तो वह जल्दी ही अपने नए स्वामी को स्वीकार कर लेगा। गुरु, लोनली किंग को भी इस मामले की जानकारी होनी चाहिए, हेगेमॉन विले ने कहा। मैं लोनली किंग को जानता हूँ, वह ये जानकारी कभी किसी को नहीं बताएगा। रील्म्स लॉर्ड विंड्रेस ने अपना सिर हिलाया। जब डार्कनॉर्थ अपना डाउमेज विफल कर देगा तो क्या होगा? अगर लोनली किंग इस पर मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि वह मुझे हरा नहीं सकता। पुस्तक 38, अध्याय 19। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? हेगेमॉन विले ने धीरे से कहा। वह कभी रील्म्स लॉर्ड विंड्रेस के सबसे कम उल्लेखनीय छात्रों में से एक था, लेकिन अंततः वह सबसे सफल बन गया। हेगेमॉन विले थोड़ा मूर्ख लग रहा था, लेकिन एक हेगेमॉन जिसने अपना जीवन सिथे गोलम्स का विश्लेषण करने में लगा दिया, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? ऐसे महत्वपूर्ण समय में वह अविश्वसनीय शांति बनाए रखने में सक्षम था। विले जानता था कि कैओस प्रिमोडियल किसका है। यह एक ऐसा प्रश्न था जो उसके अपने गुरु की स्थिति को प्रभावित करेगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के विपरीत उसका स्वामी बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का जीवन काल सीमित था, जबकि उसके स्वामी ने अपने लिए अनंत काल जीत लिया था। अगर वह एक कैओस आदिमानव को भी वश में कर लेता, तो विशाल कैओस ब्रह्मांड में उसकी स्थिति एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती। अकेला राजा अब उसके बराबर नहीं रह जाता। कुछ भी मत करो, रील्म्स लॉर्ड विंड्रेस ने सिर हिलाया। हमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी अपनी योजनाएं हैं। ठीक है,
विले ने सिर हिलाया। जितना ज्यादा आप किसी चीज पर जोर डालने की कोशिश करेंगे उतनी ही कम संभावना है कि वह आपकी उम्मीद के मुताबिक हो। इसका नतीजा सिर्फ इतना होगा कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ हमारे प्रति दुश्मनी की भावना महसूस करेगा। लोनली किंग के मातहतों ने पहले ही उसके और डार्कनॉर्थ के बीच दुश्मनी के बीज बो दिए हैं। उसके व्यक्तित्व को समझने के आधार पर वह जरूर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। रिंसलॉर्ड विंडग्रेस मुस्कुराया। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें धैर्य रखना होगा। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को स्वेच्छा से नियंत्रण सौंपना होगा। एक बार जब वह अपने डाउमज में नाकाम हो जाएगा तो उसे अंततः इस बारे में कोई फैसला लेना ही होगा कि वह क्या करेगा। पास के सम्राट स्काईलाइट ने पूछा, मास्टर क्या होगा अगर डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अपने डाउमज में सफल हो जाए? सफल? रिंसलॉर्ड विंडग्रेस हंसा। वह ओमेगा दाव में प्रशिक्षण लेता है। मैंने एक बार एक ऑटॉक से सुना था कि ऐसा कोई डाउलॉर्ड नहीं हुआ जिसने ओमेगा दाव के लिए दावमज सफलतापूर्वक पूरा किया हो। अगर वह सफल हो भी गया तो उसकी शक्ति का स्तर इतना भयानक रूप से ऊंचा हो जाएगा कि वह शायद कैओस प्रिमोडियल से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तब तक कैओस प्रिमोडियल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो मायने रखेगा वह स्वयं डार्कनॉर्थ होगा। हेगेमॉन विये और हेगेमॉन स्काईलाइट चुपचाप यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सके कि ओमेगा दाव सम्राट कितना शक्तिशाली होगा। इसके बारे में सोचना बंद करो। विशाल अराजकता ब्रह्मांड की साधक सभ्यताओं ने अनेकों ऑटोकों को जन्म दिया है, लेकिन इसने कभी एक भी ओमेगा दाव सम्राट को जन्म नहीं दिया। क्षेत्र स्वामी विंडग्रेस ने अपना सिर हिलाया। उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बहुत कम हैं। चूंकि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस ने आदेश जारी कर दिया था, इसलिए 16 रियल्म्स एलायंस में सभी लोग तुरंत उसका पालन करने के लिए आगे आए। सच तो ये था कि सभी लोक विश्व एक दूसरे से बेहद दूर थे। कई लोक विश्वों में खबर फैलाना बहुत मुश्किल था और 16 लोक विश्वों के गठबंधन में केवल हेगेमॉन श्रेणी के सम्राट ही बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकते थे। जब तक वे अपना मुंह बंद रखते, खबर फैलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन 16 रियल्म वर्सेस गठबंधन के भीतर क्या हुआ? बात तो पहले ही फैल चुकी थी। हेगेमॉन ब्राइट शो, हेगेमॉन विंडरिन और हेगेमॉन नेदरली कई अन्य हेगेमॉन और सम्राटों से होकर ही रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस से संपर्क कर पाए थे। ब्लैकसन में उनके पास प्राइमल ट्विन या अवतार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने संदेश दूसरों के जरिए पहुंचाने पड़े, जिन्होंने फिर सम्राट स्काईलाइट को संदेश पहुंचाया ताकि वह रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को दे सके। ये देखते हुए कि कितने लोगों को सूचित किया गया था, स्वाभाविक रूप से 16 रियल्म वर्सेस एलायंस के भीतर यह बात फैलने लगी। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स और ग्रेट डार्क के बीच की सीमा पर अचानक एक क्षेत्र प्रकट हुआ। यह वही क्षेत्र था जिस पर हेगेमॉन थंडरस्टार का शासन था। इसके भीतर कुल 6 आकृतियां थीं, एक सुनहरा मानवरूपी, 4 गोमेद मानवरूपी और अंतिम आकृति एक बैंगनी वस्त्रधारी बैंगनी बालों वाला पुरुष था। वे क्रमशः आइस पीक आर्मी के लॉर्ड वुल्फ, 4 ब्लैक सम्राट और हेगेमॉन थंडरस्टार थे। तुरंत शपथ ले लो। लॉर्ड वुल्फ ने बैंगनी वस्त्रधारी बैंगनी बालों वाले आदमी को ठंडी नजर से देखा। जरूर जरूर। हेगेमॉन थंडरस्टार तुरंत मुस्कुराया। मैं लोनली किंग के आदेशों के विरुद्ध जाने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा। मैं थंडरस्टार अपनी जान की कसम खाता हूँ। हेगेमॉन थंडरस्टार को फ्लेमिंग गॉड कहे जाने वाले कैओस प्रिमोडियल के बारे में कोई भी जानकारी न देने की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। अब आप जा सकते हैं। लॉर्ड वुल्फ ने एक भंडारण प्रकार का जादुई खजाना फेंक दिया, फिर अपने 4 काले सम्राटों के साथ चले गए। फुश। राज्य अधिकार जल्दी से चले गए। लॉर्ड वुल्फ और उनके 4 ब्लैक सम्राटों को ग्रेट डार्क की सीमाओं पर छोड़ दिया। सामान्य, क्या हमें सचमुच इस बकवास को यूं ही सह लेना चाहिए? चारों काले सम्राट इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें अभी अभी भारी नुकसान हुआ था। क्या उन्हें इसे चुपचाप सहना था? आइसपीक सेना आमतौर पर उन सभी पर उन्मत्त प्रतिशोध लेती थी जो उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते थे। यही कारण था कि लोनली किंग ने 3 अदरवाइज लॉर्ड्स को मारने की हद तक कदम उठाया था। आप तो जानते ही हैं कि महामहिम ने क्या आदेश दिया है, लॉर्ड वुल्फ ने ठंडे स्वर में कहा। महामहिम जो आदेश देंगे हम उसे पूरा करेंगे। अभी महामहिम को इस डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस उस कैओस प्रिमोडियल की परवाह है। अगर भविष्य में वे इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी आइसपीक सेना अभी की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जब चारों काले सम्राटों ने सोचा कि फ्लेमविंग भगवान कितना भयानक था, तो वे सिहर उठे। आने वाले दिनों में हम फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में छिपे रहेंगे और डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर कड़ी नजर रखेंगे। हम उसके डाउमज को विफल करने का इंतजार करेंगे। ये खबर कि एक कैओस प्राइमोडियल प्रकट हुआ है 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में एक बम के फटने जैसी थी। इसने सभी हेगेमन्स और सम्राटों को झकझोर कर रख दिया। लोनली किंग और रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। दोनों ही नींद के अपने डाउमज को विफल करने का इंतजार कर रहे थे। चलो चलें। एक नीच, खून से लथपथ बूढ़ा, जिसके चेहरे से खून की बदबू आ रही थी, हवा में खड़ा था। उसने आह भरी। उसके पीछे दुष्ट सम्राटों की एक पूरी सेना थी। क्या हम सचमुच ऐसे ही चले जाएंगे? सम्राट जाने को तैयार नहीं थे। हम हार गए। रक्त वस्त्रधारी सम्राट ने अपना सिर हिलाया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं और अब उसके पास एक हेगेमॉन रिटेनर और एक कैओस प्रिमोडियल दोनों हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में ही रहे तो उसके प्रभाव और शक्ति को देखते हुए हम शायद जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अब हमारे बचने का एकमात्र मौका फ्लेमड्रैगन रियल्म्स से प्रस्थान करने में है, रक्त वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। आओ हम अपने अपने रास्ते चलें और महाअंधकार में भटकना शुरू करें। केवल वहां से निकलकर ही हम बच सकते हैं। रक्त वस्त्रधारी वृद्ध ने आह भरी। मैं रक्त बादल बस इतना बलवान नहीं हूँ।
मुझे शर्म आ रही है। फुफकार। महान सम्राट ब्लड क्लाउड, एक ऐसा व्यक्ति जो शक्ति के आर्कॉन स्तर तक पहुंच गया था, स्पेस टाइम को चीरता हुआ अकेला चला गया। बाकी सम्राटों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी सचमुच इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्हें दूसरे लोक की यात्रा करने में कम से कम 10 लाख अराजकता चक्र लगेंगे। इसमें अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा। अंततः अराजकता लोक में और भी जगहें होंगी जहां हम रह सकेंगे और फल फूल सकेंगे। चलो चलें। सम्राटों ने तुरंत प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अकेले और छोटे छोटे समूहों में वे फ्लेम ड्रैगन लोकलोक से प्रस्थान करने लगे और महाअंधकार में विचरण करने लगे। जी निंग ने एक बार सिल्क स्नो पैलेस के हर एक राक्षस को मारने की कसम खाई थी। वे अब यहाँ और रहने का साहस कैसे कर सकते थे? वास्तेविन पैलेस। अब तक हेगेमॉन, ब्राइट शो और बाकी लोग जा चुके थे। अब सम्राट वेवशिफ्ट भी निंग को विदाई देने आए थे। बड़े भाई वेवशिफ्ट, आप भी जा रहे हैं? निंग को आश्चर्य हुआ और वह उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। वापस आने का मुख्य कारण ये देखना था कि मेरी मातृभूमि में कौन सी नई शक्ति का उदय हुआ है। अब जब मुझे पता चल गया है कि यह फ्लेमिंग गॉड है और मैं तुमसे मिल चुका हूँ डार्क नॉर्थ, तो मैं संतुष्ट हूँ। सम्राट वेवशिफ्ट मुस्कुराए। बाहरी दुनिया में मुझे और भी काम निपटाने हैं। निंग ने सिर हिलाया। अब जब फ्लेमिंग तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम्हें बस 2 लोगों पर नजर रखनी है। एक है आइसपीक आर्मी का लोनली किंग और दूसरा है रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस। सम्राट वेवशिफ्ट मुस्कुराया। लोनली किंग का स्वभाव थोड़ा ज्यादा खूंखार है और उसकी तुलना में वह रियल्म्स लॉर्ड जितना अनुभवी नहीं है। वह तो बस इतना भाग्यशाली था कि उसे सिथे शस्त्रागार मिल गया और इस तरह वह सत्ता में आया। रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस अलग है। उसने डॉन युद्ध के दौरान महान कार्य किए हैं और कई ऑटॉक्स ने उसका मार्गदर्शन किया है। उसने बहुत कुछ देखा है और इसीलिए उसने चुप रहना चुना है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस क्या करेगा। यदि आप दांवमज में असफल हो जाते हैं तो आप अपनी अंतिम इच्छाएं रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस को सौंप सकते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी भरोसेमंद है, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। निंग इस बात से थोड़ा चौंक गया। जाहिर है, मुझे उम्मीद है कि तुम दांवमज में कामयाब होगे। सम्राट वेवशिफ्ट ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुमने अभी तक कैओसवर्स का एक छोटा सा अंश ही देखा है। तुम तो फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स से बाहर भी नहीं निकले हो। अनगिनत अजूबे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें तुम उजागर करना चाहते हो। डार्क नॉर्थ, मैं सचमुच उम्मीद करता हूँ कि तुम दांवमज में कामयाब होगे। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें कुछ ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा जहाँ मैं अकेले जाने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा। निंग ने कुछ आश्चर्य से कहा। अनगिनत चमत्कार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने तो शायद ही किसी जगह का दौरा किया हो। सम्राट वेवशिफ्ट ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले भी एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में जा चुका हूँ, निंग ने कहा, और यहाँ फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में भी कई जगहें। जैसा कि मैंने कहा, आपने शायद ही कोई जगह देखी हो। अन्य ब्रह्मांडों की रचना ऑटॉक्स ने मनोरंजन के लिए की है और उनमें कुछ खास नहीं है। सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। अराजकता ब्रह्मांड, अब यह वाकई कुछ खास है। सिथे भी अराजकता ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र थे। केवल वे ही जो वास्तव में समझते हैं कि अराजकता ब्रह्मांड कितना अद्भुत है, वे ही जान पाएंगे कि वे स्वयं कितने छोटे हैं। यही कारण है कि रियल्म्स लॉर्ड विंडग्रेस, जिसने अतीत में ऑटॉक्स की सेवा की है और उनका अनुसरण किया है, इतना कम महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जबकि अदूरदर्शी और अज्ञानी लोनली किंग इतना घमंडी और उद्दंड है। उसकी प्रसिद्धि का एकमात्र कारण सिथे युद्ध मशीनें हैं। वास्तविक शक्ति के संदर्भ में वे अदरवर्स लॉर्ड्स, जिन्होंने अपनी हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को एक साथ मिला दिया, वे कैओसवर्स के वास्तव में भयानक व्यक्ति हैं। ऑटॉक्स को छोड़कर वे वास्तव में शक्ति के शिखर पर हैं। पुस्तक 38, अध्याय 20, पछतावा। जी निंग ने भी सिर हिलाया। अगर कोई अदरवर्स लॉर्ड अपनी सभी प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ मिला सके तो वह सचमुच एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसका सामना करना मुश्किल होगा। निंग को 300 से ज्यादा हेजेमोन्स से विरासत मिली थी, जिनमें गॉड एम्परर हेलोंग भी एक थे। गॉड एम्परर हेलोंग एक अदरवर्स लॉर्ड थे जिन्होंने गॉड एम्परर एपोकेलिप्स तकनीक बनाई थी, जो हाथ स्वॉर्ड कला से मिलती जुलती थी। नतीजतन वह ज्यादातर अदरवर्स लॉर्ड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति से कैओस प्रिमोडियल्स से सीधे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हालांकि दूसरी ओर सिथे युद्ध मशीनें भी अलग अलग स्तर की शक्ति में आती हैं। लोनली किंग के पास कई युद्ध मशीनें हैं और वह साधारण अदरवर्स लॉर्ड्स को मार गिराने और पूरे अदरवर्स को नष्ट करने में सक्षम है। सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया। हालांकि वह थोड़ा अदूरदर्शी है, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। सिथे युद्ध मशीनें देखने में बेहद डरावनी होती हैं। आपको उससे सावधान रहना होगा। मैं समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। कड़ी मेहनत करो और दांवमज में सफल हो जाओ। सम्राट वेवशिफ्ट ने निंग की ओर देखा। कैओसवर्स में ऐसे बहुत से अजूबे हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे होंगे। उदाहरण के लिए, मैंने अब तक जो सबसे अद्भुत दृश्य देखा है वह है सिथे एक्सल्ट, जिसे हमेशा के लिए कैद में रखा गया है। उसकी भयावह उपस्थिति, हालांकि मैंने दूर से उसकी धुंधली रूपरेखा ही देखी थी, फिर भी मैं पूरी तरह से हिल गया था। खैर, बस इतना ही। पेश है तुम्हारे लिए एक खजाना। सम्राट वेवशिफ्ट ने अचानक अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके अंदर एक घनाकार खजाना प्रकट हुआ। उन्होंने धीरे से इस क्रिस्टलीय घन को निंग की ओर उछाला। तुम्हें बस इसे चकनाचूर करना है और मैं इसे महसूस कर लूंगा। सम्राट वेवशिफ्ट ने निंग की ओर देखा। फिर मैं पूरी गति से फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स की ओर वापस चलूंगा। धन्यवाद। निंग को बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने दोस्त हैं, हालांकि हम अभी अभी मिले हैं। सम्राट वेवशिफ्ट ने आह भरी।
उसने अपनी निगाहों से उस जगह को देखा, फिर अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से आने वाली उनकी आवाजों को रोक दिया। जाने से पहले मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। जब निंग ने देखा कि सम्राट वेवशिफ्ट कितना सतर्क था, यहाँ तक कि वह नहीं चाहता था कि फ्लेमविंग या एजोर फाइंड उसकी बातचीत को सुन ले, तो निंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा, हाल के दिनों में मैंने गुप्त रूप से अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग आपके लिए संख्यात्मक भविष्यवाणी करने में किया था। निंग का दिल धक से रह गया। तुम्हारा दांवमज, इसका दुनिया पर जबरदस्त असर होगा। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, फिर भी मैं बस थोड़ा सा ही देख पाया। सम्राट वेवशिफ्ट ने निंग की तरफ देखा। उन्होंने यह बात जाहिर न करने का फैसला किया कि इस भविष्यवाणी को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बेहद कीमती खजाना खर्च किया था, वरना वे कुछ भी नहीं देख पाते। तुमने थोड़ी सी मात्रा देखी? निंग ने ध्यान से सुना। एक छोटी सी धुंधली सी मात्रा। सम्राट वेवशिफ्ट ने सिर हिलाया। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैंने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? निंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इसका मतलब है कि वहाँ कोई जीवन ही नहीं था। सम्राट वेवशिफ्ट ने अपना सिर हिलाया। अभी जो मैंने देखा उसके आधार पर तुम निश्चित रूप से अपने दांवमज को विफल कर दोगे। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? निंग को यह स्वीकार करना कठिन लगा। जल्दबाजी या निराश मत हो। याद रखो, अंकगणित के ताव में भविष्यवाणी और संभावनाएं शामिल हैं, न कि अटल भविष्यवाणी। कुछ भी तय नहीं है। भविष्य हमेशा अनंत संभावनाओं से भरा होता है, सम्राट वेवशिफ्ट ने कहा। इसलिए तुम्हें हर एक संभावना, कर्म के भाग्य के हर एक अंश को भुनाना होगा। तुम्हें हर मौके के हर टुकड़े, हर खजाने और हर विरासत के लिए संघर्ष करना होगा जो तुम्हें मिल सके। अपने अवसरों को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। अगर तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो तो शायद तुम्हें मौका मिल जाए। सम्राट वेवशिफ्ट ने निंग की तरफ देखा। बस इतना ही कहना है, मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर सम्राट वेवशिफ्ट मुड़े और आकाश में चले गए। निंग के दिल में भावनाओं की लहरें हिलोरे मार रही थीं। उसे पूरा यकीन था कि वह दाव के बारे में पर्याप्त समझ हासिल कर चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सम्राट वेवशिफ्ट की भविष्यवाणियां ये बताएंगी कि उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। वह सही कह रहा है। अगर मुझे ओमेगा दाव के लिए दांवमज में सफल होना है तो मुझे सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। मैं खुद को जरा भी आराम नहीं करने दे सकता। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। मास्टर, क्या वेवशिफ्ट चला गया है? फ्लेमविंग आलस से टहलते हुए आया। वह चला गया। निंग ने सिर हिलाया। कुछ समय के लिए जिंदगी शांत और नीरस हो जाएगी। कोई हमें परेशान करने नहीं आएगा। निंग अपना प्रशिक्षण जारी रखने की योजना बना रहा था। उसके पास कई अन्य दाव थे जिन्हें उसे आर्कन स्तर तक प्रशिक्षित करना था, ताकि वह ऑटोक अवेकना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इससे उसे वह खजाना हासिल करने में मदद मिलती जो ऑटोक ने पीछे छोड़ दिया था। एक ऐसा खजाना जिसे ऑटोक ने दांवमज के लिए अत्यंत उपयोगी माना था। उसे वह खजाना हासिल करना ही था, तो अभी और कुछ करने को नहीं है। एजोरफिएंट ने पूछा। डार्कनॉर्थ, क्या तुम यहीं वास्तवेन पैलेस में एकांत ध्यान में रहने की योजना बना रहे हो? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। लेकिन एकांत साधना में जाने से पहले मैं जेडफायर क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ। वहाँ अभी भी एक हेगेमॉन कैद है, विंटरफ्लेम। एजोरफिएंट की आंखें चमक उठीं। अब तक जेडफायर दायरे के ज्वलंत मार्गों में बचा एकमात्र व्यक्ति हेगेमॉन विंटरफ्लेम था। चांदी के वस्त्र पहने और शैतानी रूप से सुंदर हेगेमॉन विंटरफ्लेम एक जलते हुए गलियारे में कमल की मुद्रा में बैठा था। वह काफी धैर्यवान था और जब से उसने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के साथ बातचीत खत्म की थी, तब से वह इंतजार करने लगा था। वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के अपने दांवमज को विफल करने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके बचने और बच निकलने का मौका मिलेगा। क्या? एक अराजकता आदिम। हेगेमॉन विंटरफ्लेम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। उसकी आंखों में दहशत का भाव था। आखिरकार वह घबरा गया और अब उसके लिए शांत रहना असंभव था। अब तक पूरा 16 क्षेत्र विश्व गठबंधन ये खबर पाकर खुशी से झूम उठा था कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने एक कैओस प्राइमोडियल को वश में कर लिया है। हेजेमोन विंटरफ्लेम का अवतार बाहरी दुनिया में था और इसलिए उसे भी इसकी खबर मिल गई। दूसरे हेजेमोन और डाउलॉर्ड्स के लिए यह एक मनोरंजक खबर से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हेजेमोन विंटरफ्लेम के लिए यह अचानक आए विनाश की घोषणा थी। वह हमेशा से एक दुष्ट और बेईमान आदमी रहा था, इसीलिए उसने निंग को धमकाने के लिए वास्तेवन पैलेस में सभी का अपहरण करने की योजना बनाई थी। उसने निंग के अवतार के खिलाफ भी युद्ध किया था और उसे रोकने के लिए हेगेमॉन ब्राइट शो को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अंततः वह जलते हुए गलियारे में निंग की मांगों को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अपने दांवमज में असफल होकर नष्ट हो जाएगा, और इसीलिए वह इंतजार कर रहा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि कैओस प्राइमोडियल की यह भयावह खबर अचानक उस पर टूट पड़ेगी। क्या ये सच है? कैओस प्राइमोडियल को फ्लेमविंग गॉड कहा जाता है और उसने आइसपीक आर्मी के 5 ब्लैक एम्परर्स को आसानी से मार डाला। आइसपीक आर्मी के लॉर्ड वुल्फ को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे डर के मारे भागना पड़ा। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने जितना ज्यादा सुना वह उतना ही ज्यादा डर गया। अगर ब्लैक एम्परर्स भी मारे गए थे तो वह विंटरफ्लेम उस प्राणी के लिए कोई खतरा कैसे पैदा कर सकता था? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक डाउलॉर्ड है। ये कैसे संभव है? मैं तो हमेशा से इतना सावधान रहा हूँ। हेगेमॉन विंटरफ्लेम थोड़ा हक्का बक्का रह गया। वह पहले कभी इतना मूर्ख नहीं था कि किसी भी दुर्जेय व्यक्ति को अपना दुश्मन बना ले।
हालांकि वह बेईमान था और कुछ भी कर सकता था, जिससे कई लोग उससे नफरत करते थे, फिर भी वह जिंदा बच गया था। अफसोस, अगर कोई हमेशा नदी किनारे ही चलता रहे तो देर सवेर उसके जूते भीग ही जाएंगे। डाउलॉर्ड आमतौर पर कुचले जाने वाले कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होते, लेकिन इस बार उनमें से एक ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया था। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हेगेमॉन विंटरफ्लेम का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े। उसने बाहरी दुनिया के लोगों से और भी जानकारी मांगी। आखिरकार उसने हार मान ली। भागो! हेगेमॉन विंटरफ्लेम की आंखें लाल हो गईं। मुझे भागना होगा। चूंकि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अब आइसपीक आर्मी से लड़ रहा है, इसलिए उसका असली शरीर मौजूद नहीं है। शायद जेडफायर क्षेत्र अभी असुरक्षित है। हेगेमॉन विंटरफ्लेम को उम्मीद की एक पतली किरण महसूस हुई। झटपट वह तुरंत सफेद आग की एक लकीर में बदल गया और भागने लगा। अब ये सचमुच सुरक्षित है। हेगेमॉन विंटरफ्लेम कई सेकंड तक बिना कोई जाल सक्रिय किए उड़ता रहा। उसे तुरंत खुशी का एहसास हुआ। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ जरूर चला गया होगा। जेडफायर क्षेत्र पर किसी का नियंत्रण नहीं है। धमाका! ठीक इसी क्षण एक भयानक विनाशकारी शक्ति की लहर उसकी ओर बढ़ी। हेगेमॉन विंटरफ्लेम तुरंत ही अंध भय में पीछे हट गया, लेकिन ज्वाला ने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। स्लैश! संघर्ष करने के बाद उसका आधा जलता हुआ शरीर उस शक्ति की लहर से पूरी तरह नष्ट हो गया। बाकी आधा हिस्सा तुरंत हेगेमॉन विंटरफ्लेम के रूप में बदल गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी आंखों में भय का भाव था। वह लगभग मर ही गया था। हेगेमॉन विंटरफ्लेम, गुरु के आदेश पर मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। एक आवाज गूंजी जो आसपास के हर हिस्से में गूंज उठी। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके दिल में भय की भावना थी। इस बार तो तुम बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन अगली बार तुम मर जाओगे। जलते हुए रास्ते बहुत लंबे हैं। इनसे बचने के लिए तुम्हें बहुत बहुत लंबा उड़ना पड़ेगा। पहली बार तो तुम बच गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुम दूसरी और तीसरी बार भी बच पाओगे। ठंडी आवाज ने कहा। ये सम्राट श्रेणी का गोलेम था जिसे निंग ने यहीं रहने और इस जगह पर नजर रखने का आदेश दिया था। तुम! हेगेमॉन विंटरफ्लेम घबरा गया। उसने जोर से पुकारा, क्या तुम्हारा स्वामी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है? जल्दी करो और मुझे उस तक खबर पहुंचाने में मदद करो। उसे बता दो कि मैं उसकी शर्तें मान लूंगा। मैं उसे अपना सारा खजाना दे दूंगा, जिसमें मेरा कवच और मेरा ब्रह्मांडीय हथियार भी शामिल है। मैं ये सब डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को देने को तैयार हूँ, बशर्ते वह मुझे जाने दे और मेरी जान बख्श दे। तो अब तुम अपनी जान की भीख मांगना चाहते हो? ठंडी आवाज गूंजी। बस जल्दी करो और अपने मालिक को बता दो। हेगेमॉन विंटरफ्लेम ने घबराकर कहा, मैं उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता। जरा रुको, वह जल्द ही आ जाएगा। ठंडी आवाज ने जवाब दिया।